तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 91 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन अपनी पावर्स को यूज करते हुए ड्रीम फैमिली के पांचों एल्डर्स को मार देते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पावर को यूज करते हुए। लेकिन अपनी पावर्स को यूज करने की वजह से उनको खुद भी एक झटका लगता है क्योंकि वो पहले से काफी जख्मी है और जुनजी उनका इलाज कर रहा है। तो वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपनी मेडियंस को ब्लॉक करने लगते हैं ताकि वो अपनी बॉडी के ऊपर जो इंजरीज है उनके दर्द को जरा कम कर सके। लेकिन जुनजी उनको रोक देता है, कहता है आपके सेकंड ट्रीटमेंट की बारी आ चुकी है, पहले आपको पहला ट्रीटमेंट दिया था और अब यहाँ पर आपका सेकंड ट्रीटमेंट होगा। मास्टर लिन उसे कहते हैं लेकिन हमारे पास तो कोई भी मटेरियल्स नहीं है, हम लोग यहाँ पर दूसरी पिल कैसे बनाएंगे, इन सारी ट्रीटमेंट को कैसे पूरा करेंगे। जुनजी उनसे कहता आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से ये बात पता थी कि स्काई जिन मेरे पीछे किसी न किसी को जरूर भेजेगा। ड्रीम फैमिली का एल्डर उसने हमारे पीछे अपने 5 एल्डर्स को भेजा था, तो इन 5 के मरने के बाद इनकी बॉडीज को हम लोग यहाँ पर रिफाइन कर सकते हैं। और साथ ही वो अपने पास से अपने कॉलरॉन को भी निकाल लेता है। ये वही कॉलरॉन है जो इसने ऑक्शन में खरीदा था। और उसे कहती है जुनजी तुमने इस बड़े से ट्राइपॉड को बाहर क्यों निकाल लिया, तुम यहाँ पर क्या करने वाला हो। जुनजी उसे कहता है मैं यहाँ पर इसी कॉलरॉन को यूज करते हुए इन सभी लाशों में से इनकी सोल को यहाँ पर रिफाइन करूंगा, इन सभी की सोल को रिफाइन करते हुए इनको बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसी के साथ ही हमारा जुनजी यहाँ पर अपने प्रोसीजर को स्टार्ट करता है। वो अपनी 2 उंगलियों को सामने की तरफ करते हुए एक मंत्र बोलता है जिसके साथ ही सारी डेड बॉडीज के अंदर से उनकी आत्माएं बाहर निकलती हैं। वो आत्माएं सीधी आकर उस कॉलरॉन के अंदर चली जाती हैं। तो मास्टर लिन भी देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो एक बहुत ही स्पेशल और सीक्रेट आर्ट है, तो सोल ऑफ मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन टेक्निक है, जो तुमने 5 लोगों की मार्शल सोल को बाहर निकाल लिया है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम ये कैसे कर सकते हो। हमारा जुनजी मास्टर लिन को मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन के बारे में बताता है। वो कहता है हमारे पास जो मार्शल स्पिरिट होती है वो मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है, असल में ह्यूमन और अर्थ की एसेंस से बनी होती है। एंशिएंट टाइम्स में एक मिस्टिकल क्रीचर हुआ करता था, एक ऐसा स्पेशल बीस्ट जो कि दूसरे जितने भी मार्शल आर्ट्स के कल्टीवेटर्स या वॉरियर्स होते थे उनकी मार्शल स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर सकता था, उनको डिवावर करके अपनी एनर्जी को बढ़ा सकता था। अभी यहाँ पर उसी की एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए यहाँ पर आपके जख्मों को हील करने वाला हूँ। मैं इन सभी की मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करने के बाद इन सभी को यहाँ पर एब्जॉर्ब करूंगा और इस कॉलरॉन के अंदर उनको मिक्स करने के बाद आपको दे दूंगा। इससे मैं एक ऐसी पिल बनाऊंगा जिसे 6 सोल पिल कहा जाएगा। जुनजी उस पिल को क्रिएट कर लेता है और मास्टर लिन से कहता है इस स्पेशल पिल को खाने के बाद आपको सिर्फ 1 महीना और इंतजार करना होगा। 1 महीना के इंतजार के बाद आपकी बॉडी के अंदर जितने भी जख्म है वो कम्प्लीटली हील हो जाएंगे। मास्टर लिन ने भी 6 सोल फार्मूला के बारे में पहले भी सुना हुआ है, लेकिन उन्हें किसी को कभी परफॉर्म करते हुए नहीं देखा और वो भी इतनी आसानी के साथ। वो इस बात से काफी ज्यादा शॉक होते हैं और कहते हैं लड़के ने बड़ी आसानी के साथ 6 सोल फार्मूला को यूज करते हुए यहाँ पर एक 6 सोल पिल को बना लिया। तो मास्टर लिन उसको एसेस करने के बाद उसे कहते हैं अगर तुम ब्लड वू के साथ फाइट करते हो तो तुम्हारे जीतने के चांसेस 30% है। तो जुनजी मास्टर लिन से कहता है क्या बस 30%, आप तो मुझे कुछ ज्यादा ही कम मांग रहे हैं। तब ये लोग वहाँ से वापस की तरफ निकलते हैं। ड्रैगन पीक के ऊपर खड़े होने के बाद मास्टर लिन उसे कहते हैं जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मुझे उसी वक्त वहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल ऑरा महसूस हो रहा था जो कि ईवल हो रहा था। लगता है कि जनरल ब्लड वो अपनी आर्मी को लेकर बहुत ही जल्दी हमारी क्लाउड डायनेस्टी में आने वाला है और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसने जिनचैंग लेवल को पार करके निर्वाणा स्टेज में कदम रख दिया है, यानी कि वो निर्वाणा लेवल तक पहुंच चुका है। और उसके बारे में स्पेशल बात ये भी है कि उसके पास पूरे 3000 सोल्जर्स हैं। उसको अपनी आर्मी को वो जिंगटियान आर्मी कहता है। उसके जितने भी सोल्जर्स हैं वो सारे के सारे अर्थ स्पिरिट फॉर्म के एक्सपर्ट्स हैं। एक बार अगर वो सारे सोल्जर इंपीरियल सिटी में पहुंच जाए तो यहाँ पर छोटा बड़ा कोई भी नहीं बचेगा, वो सभी को मार डालेगा। तो जुनजी मास्टर लिन से कहता है आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। तो उसी वक्त लॉरेन की तरफ भी दिखाते हैं। लॉरेन ने उस अंडे को उठाकर अपने झोले में डाल रखा होता है और उसी वक्त उसका झोला हलना शुरू हो जाता है। वो उसकी तरफ देखती है और काफी हैरान होती है। वो अंडे को उठाती है और कहती है ये क्या क्या तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही थी। जुनजी और मास्टर लिन जो कि आगे चले गए होते हैं वो उसे कहते हैं लॉरेन तुम वहाँ पर अंडे के साथ क्या खेल रही हो, चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, हम लोग जा रहे हैं। और वो भी भागती हुई उनके पीछे आ जाती है। तो यहाँ से वापस जाने के बाद हमारा जुनजी अवेकनिंग ग्रास को ढूंढने के लिए जा रहा है। अवेकनिंग ग्रास उसको अपने पापा के इलाज के लिए चाहिए, जिसके लिए उसे ढूंढ से माउंट यानचैन पर जाना पड़ेगा। और माउंट यानचैन इनके क्लाउड डायनेस्टी के इंपीरियल सिटी से काफी ज्यादा दूर है। पहाड़ों को पार करते हुए ये लोग माउंट यानचैन की तरफ निकल पड़ते हैं। इनका जो घोड़ा गाड़ी वाला होता है वो उन्हें माउंट यानचैन के करीब पहुंचाने के बाद कहता है मैं इससे आगे नहीं जा सकता, इससे आगे आप लोगों को खुद ही जाना होगा। तो ये लोग अपने घोड़ा गाड़ी के ऊपर से उतरकर उस शहर में अंदर एंटर होते हैं। तो ये सारे का सारा शहर बिल्कुल एक डेजर्टेड प्लेस होती है, यानी कि यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं होता। दरवाजे के ऊपर लिखा होता है कि इसे सिटी ऑफ सिन भी कहा जाता है। तो ये सभी लोग डरते डरते अंदर की तरफ जाते हैं। स्पेशली लॉरेन वो काफी ज्यादा घबराई होती है, वो जुनजी के साथ चिपकी होती है। जैसे ये लोग वहाँ पर शहर के अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे टपोरी बैठे होते हैं, उनकी शक्लें गुंडों के जैसी लग रही होती हैं और वो सभी इनकी तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं। जुनजी लॉरेन से कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। उनके सामने एक बड़ा सा गुंडा आता है और उनसे कहता है तुम लोग कौन हो, लगता है कि तुम लोग घर से भागकर यहाँ पर आए हो, तो तुम दोनों यहाँ पर आओ और मेरे साथ खेलो। इस वक्त एक गुंडा पीछे से निकलता है और लॉरेन के पीछे से टच करता है। लॉरेन और भी ज्यादा घबरा जाती है और चीखना शुरू कर देती है, जबकि जुनजी वहीं पर खड़ा होता है। वो उसके साथ और भी ज्यादा चिपक जाती है। जुनजी उसे कहता है डरने की जरूरत नहीं है। तो वो उनके सामने वाली साइड पर खड़ा होता है और अपनी उंगलियों को चाट रहा होता है, जबकि हमारा जुनजी वहीं पर खड़े खड़े अपनी तलवार को घुमाता है और उसका हाथ ही काट देता है, जिससे वो जोर जोर से चलाना शुरू कर देता है। दूसरा गुंडा कहता है तुम लोगों ने जो क्या किया, वो उस लड़के से यानी जुनजी से कहते हैं हिम्मत कैसे भी हमारे एक साथी का हाथ काटने की। जुनजी उसे कहता है अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया या फिर लॉरेन से कुछ भी
कहा तो फिर तुम्हारा अगली बार सर कटेगा। तो यहीं पर एक प्रिंसेस को भी दिखाते हैं जो कि अपने एक बटलर के साथ वहाँ पर बैठी होती है। बटलर उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रिंसेस उसे कहती है मुझे लगता है कि यहाँ पर लीहू गैंग के एक मेंबर का किसी ने हाथ काट दिया है, चलो वहाँ पर चलकर देखते हैं। उस बंदे ने जिसने भी उसका हाथ काटा उसकी तलवारबाजी की स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है। उसका बटलर उसे कहता है अब तुम कहाँ पर जा रही हो? तो वो उसे कहती है मैं वहाँ पर जाकर देखने के लिए जा रही हूँ। तो वो उठकर सीधी उसी तरफ चल पड़ती है। लीहू गैंग का जो लीडर होता है वो काफी ज्यादा हट्टा कट्टा होता है और काफी पावरफुल लग रहा होता है। वो हमारे जुंजी से कहता है लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लीहू गैंग के एक मेंबर का हाथ काटने की? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, मुझे टियानजिन सिटी का किंग कहते हैं। जबकि तुमने मेरे ब्रदर का हाथ काटा है तो अब मेरे पर ब्लेम मत करना अगर मैं इस लड़की के साथ कुछ भी बुरा कर देता हूँ। हमारा जुंजी उसकी बात सुनने के बाद और भी गुस्सा होता है और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाता है और उसके बाद वो बंदा नीचे गिरा पड़ा होता है, यानी कि लीहू गैंग का लीडर जमीन के ऊपर पड़ा होता है। जुंजी ने सिर्फ एक ही स्ट्राइक में उसको हरा दिया है। जुंजी कहता है ये इलाका तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, मुझे लगता है कि यहाँ पर अवेकनिंग ग्रास को ढूंढने के लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। वो लोरेन और मास्टर लिन से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। जैसे ये लोग वहाँ से जा रहे होते हैं उसी वक्त प्रिंसेस वहाँ पर आती है और उनसे कहती है क्या तुम लोग यहाँ पर अवेकनिंग ग्रास को ढूंढ रहे हो? मुझे लगता है कि मुझे पता है कि अवेकनिंग ग्रास कहाँ पर मिलेगी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जुंजी पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है क्या वाकई में तुम्हें पता है कि हमें अवेकनिंग ग्रास कहाँ पर मिलेगी? प्रिंसेस से कहती है हाँ मुझे पता है कि वो तुम्हें कहाँ पर मिलेगी। तो प्रिंसेस से कहती है मैं तुम्हें बताऊंगी लेकिन उसके लिए पहले मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ फाइट करना होगी। अगर तुम फाइट में मुझे हरा देते हो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें अवेकनिंग ग्रास कहाँ पर मिलेगी। जुंजी से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। वहाँ पर चॉपस्टिक्स पड़ी होती है। वो एक चॉपस्टिक को उठाता है और कहता है तो फिर ठीक है मैं तुमसे फाइट करने के लिए इस चॉपस्टिक को यूज करूंगा, मैं अपनी तलवार यूज नहीं कर सकता। और वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो प्रिंसेस उसे कहती है तुम्हें पहले बता देती हूँ कि मैं तलवारबाजी में बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, अगर तुम यहाँ पर सिर्फ चॉपस्टिक को यूज करते हुए मेरे साथ फाइट करोगे तो तुम हार जाओगे, अपनी तलवार को निकालो अच्छा रहेगा। तो अपनी तलवार लेकर जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए जुंजी पर अटैक करती है तो जुंजी बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। 3 बार अपनी तलवार को उसके साथ घुमाती है लेकिन वो बार बार उसके अटैक्स को अवॉइड करने के बाद फिर साथ ही अपनी चॉपस्टिक को यूज करते हुए उसकी तलवार के अटैक को वहीं पर ब्लॉक कर लेता है। और लकड़ी की चॉपस्टिक के साथ उसकी तलवार को ब्लॉक करता है। ये देखकर प्रिंसेस बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है इस लड़के ने जहाँ पर अपनी तलवार को यूज किए बिना एक छोटी सी चॉपस्टिक के साथ ही मेरी तलवार को ब्लॉक कर लिया है। जुंजी से कहता है क्या तुम्हें पता है कि सिर्फ और सिर्फ एक तलवार के साथ ही तलवार को यूज किया जा सकता है, हम लोग एक लकड़ी को ही तलवार बना सकते हैं। अगर तुम्हारे माइंड में तुम अपनी तलवार को फॉलो कर रही हो और अपनी कल्टीवेशन स्वर्ड कल्टीवेशन के हिसाब से कर रही हो तभी तुम अपनी तलवार की फुल पावर को एक्सर्ट कर सकती हो। इस वक्त तुम्हारी तलवारबाजी का जो लेवल है इस तलवारबाजी के लेवल के साथ तुम मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो जुंजी अपनी चॉपस्टिक के ऊपर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसे सामने की तरफ स्टैब करता है और उसे माथे के करीब लाकर रोक देता है। इसके बालू के अंदर से उसका क्लिप बाहर की तरफ गिरता है जो कि उसके प्रिंसेस होने की निशानी है। प्रिंसेस पीछे की तरफ गिरने लगती है। हमारा जुंजी जल्दी से आगे बढ़ता है और उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे पकड़ लेता है और उसे सहारा देता है। देखकर प्रिंसेस भी समझ जाती है कि ये लड़का उससे वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी तलवारबाजी की टेक्निक उससे ज्यादा बेहतर है। इसी के साथ ही प्रिंसेस वहाँ पर अपनी हार मान लेती है और साथ ही वो बहुत ज्यादा शर्मा भी रही होती है। जबकि लोरेन गुस्से के साथ चिल्लाकर उससे कहती है क्या तुम दोनों यहाँ पर कितनी देर तक एक दूसरे को इसी तरह पकड़कर रहने वाले हो, जल्दी से एक दूसरे को छोड़ दो। प्रिंसेस भी ये सुनने के बाद काफी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और पीछे हट जाती है और जुंजी से कहती है ठीक है मैं अपनी हार मानती हूँ, तुम इस मैच को जीत चुकी हो। तो जुंजी उसे कहता है तो फिर ठीक है अब तुमने हार मान ली है तो ये भी अपने पास रख लो, मुझे नहीं लगता कि इस जगह के ऊपर तुम्हारे जैसी प्रिंसेस को यहाँ पर होना चाहिए। टियानजिन सिटी तुम्हारे जैसी प्रिंसेस के लिए बिल्कुल भी नहीं है, वापस अपने घर चली जाओ। प्रिंसेस अपने प्रिंसेस वाले टोकन को भी उसके पास से ले लेती है और उसे कहती है अच्छा ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो जुंजी प्रिंसेस से कहता है अच्छा अब मुझे बताओ कि अवेकनिंग ग्रास कहाँ पर है, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था अगर मैं तुमसे फाइट में तुम्हें हरा देता हूँ तो तुम मुझे बताओ कि अवेकनिंग ग्रास कहाँ पर है। उसे अवेकनिंग ग्रास के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि 9 गोस्ट सेक्टर वालों का वो हील डूम है, वो तुम्हें इस बारे में बता सकते हैं क्योंकि ये तुम्हें वहीं पर मिलेगा। तो अवेकनिंग ग्रास के लिए तुम्हें सनसेट वैली में जाना पड़ेगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जा सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ ताकि तुम्हें डायरेक्शन का पता चल सके। ये उसे कहता है नहीं सबके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जितना तुमने बता दिया इतना ही काफी है, तुम हमारे साथ नहीं जा सकती। ये अपने साथियों को अपने साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ जाता है जबकि प्रिंसेस बेचारी वहीं पर खड़ी रह जाती है। हमारे जुंजी को भी पता होता है कि ये उससे तलवारबाजी सीखना चाहती है। जुंजी उसे कहता है कि तुम तलवारबाजी सीखना चाहती हो, सब कुछ खत्म होने के बाद तुम मेरे ट्रैक्स को फॉलो करते हुए चली आना, मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखाऊंगा। तो प्रिंसेस उसे कहती है लेकिन मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता, मैं तुम्हें ढूंढूंगी कैसे। तो उनके वहाँ से चले जाने के बाद प्रिंसेस का बटलर कहता है इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रिंसेस के साथ फ्लर्ट करने के बाद यहाँ से चले जाने की। प्रिंसेस उसे यहाँ पर मौका दे रही है लेकिन फिर भी वो यहाँ से चला गया। मैं जाकर एम्परर को इस बारे में बताऊंगा। प्रिंसेस चिल्लाकर उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, जो तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। तो यहाँ पर सिर्फ एक नॉर्मल सा कंपटीशन कर रहे थे। मेरे मास्टर ने मुझे कहा था कि मेरी स्वर्ड्समैनशिप अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है, इस वजह से मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए चली आई। पिछले कई महीनों से मैं यहाँ पर एक मास्टर को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जिसकी तलवारबाजी काफी ज्यादा अच्छी हो ताकि मैं अपने स्किल्स को उसके साथ मैच करके देख सकूं। मैं किसी के साथ तलवारबाजी की डूल करती हूँ तो इससे मेरी स्वर्ड्समैनशिप भी काफी ज्यादा बेहतर होगी। लगता है कि यही वो इंसान है जिसको मैं ढूंढ रही थी, मुझे इसी के साथ बार बार प्रैक्टिस करना होगी ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा बढ़ा सकूं और अपनी तलवारबाजी को बेहतर कर सकूं। प्रिंसेस अपने बटलर से कहती है तो अब मैंने अपना माइंड सेट कर लिया, हम लोग भी सनसेट वैली में इस लड़के के पीछे पीछे जाएंगे ताकि हम इस लड़के से बात कर सके। ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को गवा नहीं सकती, चलो जल्दी से इनके पीछे चलते हैं। तो
तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 91 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 92 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं हमारा जुंजी अपने साथियों के साथ सनसेट वैली की तरफ जा रहा होता है, जबकि वैली के ऊपर एक क्लिफ के ऊपर दिखाते हैं फ्लाई ली, जिसके साथ हमारे जुंजी ने पिछले कंपटीशन में मुकाबला किया था, जब वो 5 बड़े हाउसेज में से किसी एक हाउसेज को ज्वाइन करने के लिए कंपटीशन में हिस्सा ले रहा था। वहाँ पर इसकी फाइट फ्लाई ली के साथ हुई थी और फ्लाई ली ने जानबूझकर अपनी फाइट को हार दिया था। और इसके साथ एक और लड़की भी थी जिसने अपनी पॉइजन नीडल के साथ जुंजी के ऊपर अटैक किया था, जिसकी वजह से जुंजी को पॉइजन हुआ था। वो कुछ दिनों के लिए बेहोश रहा था। दोनों ही वहाँ पर ऊपर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों ने 9 सोल सेक्टर को ज्वाइन किया हुआ है। तो वो ऊपर से दूरबीन के साथ जुंजी को देख लेती है और फ्लाई ली से कहती है फ्लाई ली वो यहीं पर आ रहे हैं। तो फ्लाई ली उसे कहता है जहाँ पर ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी पता है कि हम दोनों उस लड़के का मुकाबला नहीं कर सकते। तो वो लड़की उसे कहती है अगर तुम मौत से डरती हो तो फिर तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ये सब कुछ कर लूंगी। मेरी मास्टर ने कहा था कि हमें यहीं पर ट्रैप को सेटअप करना है। जब मेरी मास्टर ने ऑर्डर्स दिए हैं तो मुझे ऑर्डर्स को पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे मुझे यहाँ पर मरना ही क्यों ना पड़े। तो इसकी मास्टर का नाम आटम जैंग है। फ्लाई ली उसे कहता है उस आटम जैंग बुढ़िया ने तुम्हें सिर्फ इसलिए बचाया था ताकि तुम उसका पपेट बांध सको, और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया है। तुम्हारी जान बचाने के बदले में अब तुम उसकी पपेट बांध चुकी हो, जो वो कहती है तुम्हें वो करना पड़ता है। तुम वाकई में उस बुढ़िया खूसट को अपनी मास्टर मानती हो। ऐसी वो उसकी मास्टर की इंसल्ट करता है। तो वो लड़की अपने पंजू को सामने की तरफ करते हुए उसकी गर्दन के करीब लाकर उसे कहती है अगर दोबारा तुमने मेरी मास्टर की इंसल्ट की तो फिर मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी। टाइली उसे कहता है अच्छा ठीक है मुझे समझ आ गई, मैं दोबारा तुम्हारी मास्टर के बारे में कोई भी बात नहीं करूंगा। तो वो उसे कहती है चलो फिर ठीक है, अब हमारा ट्रैप सेटअप करने की बारी है। वो लोग हमारे ट्रैप के अंदर पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट सीन जुंजी का दिखाया जाता है। जुंजी और लोरेन आगे की तरफ बढ़े होती है, तो वहाँ पर से आसपास से बहुत सारा वायलेंट कलर का धुआं निकलना शुरू हो जाता है। ये सारा जहरीला धुआं होता है जो कि एक फॉर्मेशन की वजह से निकल रहा है। जी कहता है ये तो 9 गो स्पिरिट अरे फॉर्मेशन है। लगता है कि हम लोग अरे फॉर्मेशन के अंदर एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर इस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने की वजह से हमें यहाँ पर बहुत सारी हेलुसिनेशन भी दिखाई देंगी। लोरेन और भी ज्यादा घबरा जाती है और जुंजी के साथ चिपकी होती है। जुंजी कहता है लगता है कि 9 गो सेक्टर वालों को अच्छी तरह से पता था कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, इसी वजह से उन्होंने पहले से यहाँ पर एक ट्रैप को सेटअप किया हुआ है। वहाँ सुनते ही लोरेन और भी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाकर कहती है क्या वाकई में यहाँ पर इस फॉर्मेशन के अंदर बहुत सारे भूत होंगे। जुंजी जब देखता है कि लोरेन कुछ ज्यादा ही डरी हुई है और वो बार बार उसके साथ ही चिपक रही है, तो मास्टर लिन से कहता है मास्टर लिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की को अपने साथ लो और यहाँ से बाहर निकलो। तक मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं देता, तब तक तुम दोनों यहीं पर रुकना और इस फॉर्मेशन से अपने आप को बचा कर रखना। मास्टर लिन उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं इस लड़की का ध्यान रखूंगा। इसके बाद हमारा जुंजी आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। वो सरे फॉर्मेशन में आगे डीप जा रहा होता है जहाँ पर मियाज़मा और भी ज्यादा थिक होता जाता है। जुंजी कहता है यहाँ पर मियाज़मा तो बहुत ज्यादा थिक है। साथ ही वो अपनी तलवार को बाहर निकालता है और कहता है बीस्ट फायर हर किस्म के मियाज़मा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है, क्यों ना मैं यहाँ पर अपनी तलवार को यूज करते हुए सारे मियाज़मा को अपनी तलवार में एब्जॉर्ब कर लूं, जिससे इसकी कंडेंसेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जुंजी अपनी तलवार को घुमाते हुए वहाँ पर एक जबरदस्त अटैक करता है और वहाँ पर जितनी भी एनर्जी होती है और मियाज़मा की पावर होती है उस सभी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। तो जब वो वहाँ पर अटैक करता है अपनी बीस्ट फायर के साथ, वो सारे मियाज़मा को डिवावर कर लेती है और उसके सामने का पाथ क्लियर हो जाता है और सामने उसे एक बड़ा सा टनल दिखाई देता है। पर उस टनल के अंदर उसे रेड कलर का लिक्विड दिखाई देता है जिसके अंदर से बबल्स निकल रहे होते हैं। जुंजी कहता है लगता है कि कोई निकल रहा है, तो पानी के अंदर से। तो उस पानी के अंदर से आटम जंग बाहर निकलती है, बिल्कुल मेडुसा की तरह दिखाई दे रही होती है। वो उसे कहती है तो तुम यहाँ पर पहले हो जिसने हमारी अरे फॉर्मेशन को तोड़कर यहाँ तक पहुँचे हो। तो उसे जुंजी के बारे में पता होता है। वो कहती है क्लाउड चू तुम वाकई में काफी ज्यादा जीनियस हो। जुंजी से कहता है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम 9 गो सेक्टर की आटम जंग हो, यानी कि तुम 9 गो सेक्टर की लीडर हो। तो आटम जंग भी उसे कहती है हाँ ये बात वाकई में सच है कि मैं ही इनकी लीडर हूँ। मुझे नहीं लगा था कि क्लाउड डायनेस्टी के लोगों को भी मेरे बारे में पता है, क्योंकि हमारी डायनेस्टी अलग है, इसी वजह से हो सकता है कि तुम्हें मेरे बारे में ना पता हो, लेकिन लगता है कि तुम भी मेरे एक छोटे से फैन हो। जुंजी उसे कहता है नहीं मैं तुम्हारा फैन नहीं हूँ, अपनी पिछली लाइफ में मैंने तुम्हारे पूरे के पूरे 9 गो सेक्टर को बर्बाद कर दिया था और तुम्हें भी मार दिया था, जिस तरह मैं तुम्हें दोबारा यहाँ पर मारने वाला हूँ। और वो अपनी तलवार लेकर बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उसकी बॉडी के अंदर अपनी तलवार को धंसा देता है और उसे कहता है तो तुम्हारा खेल खत्म हुआ। जबकि इसी के साथ आटम जंग हंसना शुरू कर देती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे मार सकते हो, मैं 9 गो सेक्टर की लीडर हूँ। जुंजी कहता है चलो जल्दी से मुझे अवेकनिंग ग्रास दे दो वरना मैं तुम्हें यहाँ पर वाकई में मार डालूंगा। आटम जंग उसे कहती है तुम्हें अवेकनिंग ग्रास चाहिए, वो हमारे सेक्टर का एक ट्रेजर है, हम इसे तुम्हें इतनी आसानी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देने वाले। आटम जंग की बॉडी भी वहाँ पर ठीक मियाज़मा के साथ बनी होती है। वो तलवार के अंदर से अपनी बॉडी को मियाज़मा बनाकर बाहर निकाल लेती है और पीछे हटने के बाद जुंजी से कहती है लड़के अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। वो यहाँ पर अपने एक और स्पेशल स्किल को यूज करती है जिसका नाम द टॉम डिस्को डांसिंग होता है, उसको यूज करती है। तो ग्राउंड के अंदर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज निकलना स्टार्ट होते हैं। ग्राउंड के अंदर से काफी सारे ज़ॉम्बीज निकल आते हैं और वो जुंजी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो आटम जंग उसे कहती है इस वक्त तुम जिस रे फॉर्मेशन के अंदर बैठे हुए, ये हमारे 9 गो सेक्टर के हजारों स्टूडेंट्स ने अपनी जान देकर इस रे फॉर्मेशन को यहाँ पर बनाया है।
है। यहाँ रे फॉर्मेशन इतनी ज्यादा पावरफुल है कि तुम इसको तोड़कर यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। इस वाली स्पेशल फॉर्मेशन की खासियत ये है कि इसके अंदर ट्रैप होने वाला जब तक मर नहीं जाता तब तक ये रे फॉर्मेशन अपने आप से कैंसिल नहीं होती। और ऊपर से इसके अंदर ये सारे ज़ॉम्बीज हैं, ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज तुम्हारी बॉडी को यहाँ पर कच्चा खा जाएंगे। हमारा शुंजी भी अपनी तलवार उठाता और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये मरे हुए ज़ॉम्बीज मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उनके ऊपर अटैक करता है और कहता है चलो देखते हैं कि कैसे मैं तुम्हारी रे फॉर्मेशन को तोड़ता हूँ, इन सारे ज़ॉम्बीज को भी गाजर मूली की तरह काट देता हूँ। और उन सभी ज़ॉम्बीज के ऊपर अटैक करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जाता है, क्योंकि वो सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। मरने के बाद वो फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद शुंजी को भी महसूस हो जाता है कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज निकलते आ रहे हैं। एकदम जंग भी हंसना शुरू कर देती है और उसे कहती है लड़के तुम यहाँ पर अपनी ब्रूट फोर्स को यूज करते हुए चाहे कितने ही ज़ॉम्बीज को क्यों ना मार लो, यहाँ पर और भी बहुत सारे निकल आएंगे, तुम इन सभी को नहीं मार सकते क्योंकि ये सारे ज़ॉम्बीज हैं जो कि पहले से मर चुके हैं। जितने भी मरेंगे दोबारा से उठकर खड़े हो जाएंगे और तुम यहाँ पर थक जाओगे। तो फिर से अपने सारे ज़ॉम्बीज को जो कि उसने काट दिए थे उन सभी को कहती है जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ। और वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं। वो उनसे कहती है जाओ जाकर इस लड़के को मार डालो। ज़ॉम्बीज बड़ी स्पीड से भागते हुए शुंजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा शुंजी भी आगे से हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है चलो देखते हैं कि अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ। अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर दंसा देता है। अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर दंसाने के बाद वो बीस्ट फायर को रिलीज करता है। उसकी बीस्ट फायर जो कि हर एक चीज को जला सकती है, वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। जैसे वो बीस्ट फायर को रिलीज करता है, आटम जैंग जो कि पीछे खड़ी होती है उसके ऊपर भी बीस्ट फायर लगती है और उसकी स्किन भी जल जाती है। वो जल्दी से जंप करते हुए पानी के अंदर चली जाती है और उसे गालियां दे रही होती है तुमने क्या कर दिया, तुमने मेरी स्किन को जला दिया। शुंजी कहता है क्या तुम्हें नहीं पता था कि मैं यहाँ पर बीस्ट फायर को भी यूज कर सकता हूँ। बीस्ट फायर सबसे बेस्ट रहती है इस तरह के मौका के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए। तो बीस्ट फायर की वजह से वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वो सारे के सारे जलकर खाक हो जाते हैं। जैसे शुंजी वहाँ पर बीस्ट फायर को यूज करते हुए सारे ज़ॉम्बीज को मारता है और आटम जैंग भी पानी के अंदर गिर जाती है। वहाँ पर से एक लड़की नीचे की तरफ गिरती है। शुंजी कहता है मुझे इन सेक्टर्स के बारे में इतना तो पता है कि ये अपनी रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट रखने के लिए जिंदा इंसानों को यूज करते हैं। तय कि इसने अपनी यहाँ पर किसी डिसाइपल को यूज करते हुए रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया हुआ था। लेकिन ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि इस बच्चे को पता भी नहीं होगा कि इसको यहाँ पर रे फॉर्मेशन में यूज किया जा रहा है। आटम जैंग जो कि पानी के अंदर गिर जाती है। हमारा शुंजी उसके पास जाता है, अपनी तलवार को सामने करता है और उसे कहता है आटम जैंग पानी के अंदर छुपना बंद करो, बाहर निकल आओ। पानी के अंदर से जल्दी से बाहर नहीं निकलती तो फिर मैं अपनी बीस्ट फायर को यूज करते हुए सारे के सारे पानी को सुखा दूंगा और उसके बाद तुम्हें खुद ही बाहर आना पड़ेगा। आटम जैंग भी पानी के अंदर से अपने मुंह को बाहर निकालती है। जो कि पहले खूबसूरत लड़की दिखाई दे रही थी अब वो बिल्कुल एक बुढ़िया बन जाती है। उसकी स्किन ऊपर से जलने की वजह से उसका असली रूप शुंजी के सामने आ जाता है। आटम जैंग शुंजी से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्किन को जलाने की, मैं पिछले कई हजार सालों से अपनी स्किल को इसी तरह मेंटेन करती आई हूँ। मैंने अपने खूबसूरत लुक्स को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत की है। आटम जैंग शुंजी से कहती है क्या तुम्हें पता है कि हमने यहाँ पर जो 9 कोर्स रे फॉर्मेशन बिछाई हुई है ये हमारी बहुत सारी जनरेशंस की मेहनत है। बहुत सारी जनरेशंस ने अपनी मेहनत को लगाते हुए इस रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया था। लेकिन तुमने यहाँ पर इसको इतनी आसानी के साथ कैसे देख लिया, तुम्हें कैसे पता चला कि इस रे फॉर्मेशन को इतनी आसानी से तोड़ा जा सकता है। शुंजी से कहता है क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में और बाकी सभी लोगों के बारे में भी। तो ये बात सुनने के बाद उसे भी एक झटका लगता है। वो सोच रही होती है लगता है कि स्काई जिन कमीने ने मुझे इस बारे में कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि ये लड़का इतना ज्यादा समझदार है और उसके पास पुरानी इन्फॉर्मेशन भी है। स्काई जिन कहती है मैं इतनी आसानी के साथ हार तो बिल्कुल भी नहीं मान सकती और वो बड़ी स्पीड से पानी से बाहर निकलती है और भागती हुई वहाँ पर जाती है जहाँ पर वो लड़की नीचे गिरी होती है। अगर उसी लड़की को उठा लेती है और शुंजी से कहती है मुझसे दूर रहना, अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इस लड़की को मार डालूंगी। शुंजी से कहती है तुम यहाँ पर अवेकनिंग ग्रास को ढूंढने के लिए आए हो, अगर मैं तुम्हें सच्ची सच्ची बताऊं तो अवेकनिंग ग्रास इस लड़की की बॉडी के अंदर है और इस लड़की की बॉडी के अंदर वो इंटेग्रेट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर इस बच्चे को मार देती हूँ तो वो अवेकनिंग ग्रास तुम्हें कभी भी नहीं मिल सकेगी। हालांकि हमारी अवेकनिंग ग्रास ये हमारे 9 कोर्स सेक्टर वालों की बहुत ही स्पेशल आइटम है। ये हमारा स्पेशल ट्रेजर है। इसको यूज करते हुए हम लोग मुर्दा को कंट्रोल कर सकते हैं, वजह से हमारे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन इसको दोबारा ग्रो करने में पूरे 300 साल लगते हैं। मेरी उम्र तो बहुत ज्यादा लंबी है, मैं इंतजार कर सकती हूँ, लेकिन क्या तुम इस अवेकनिंग ग्रास के लिए 300 साल तक इंतजार कर सकते हो? साथ ही वो अपने स्नेक को यूज करते हुए उस लड़की गर्दन के ऊपर काट लेती है ताकि उसका पॉइजन उसके अंदर चला जाए। वो उसे कहती है मैंने इस लड़की की बॉडी के अंदर पॉइजन डाल दिया है। इस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने के लिए तुम्हें एंटीडोट की जरूरत है जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। इसके अलावा तुम्हें एंटीडोट कहीं से भी नहीं मिल सकता। ट्रूथ स्पिरिट मेनलैंड के ऊपर तुम्हें कहीं से भी इसका एंटीडोट नहीं मिलेगा। शुंजी अपनी तलवार निकालता और उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस एंटीडोट के बारे में नहीं पता? जबकि जैंग उसे कहती है अगर तुम्हें जो लड़की चाहिए, अगर तुम्हें अवेकनिंग ग्रास चाहिए तो तुम्हें यहाँ पर मरना पड़ेगा और अवेकनिंग ग्रास तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन हमारा शुंजी अपनी तलवार निकालने के बाद एक फ्लैश में बड़ी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ता है और अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और आटम जैंग को वहीं पर मार देता है। आटम जैंग पानी के अंदर गिर जाती है और वहीं पर डूब जाती है। शुंजी कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर 300 साल तक इंतजार करने वाला हूँ? ऐसी हमारा शुंजी आटम जैंग को मार देता है। उसी वक्त प्रिंसेस भी वहाँ पर पहुंच जाती है। वो तालियां बजाती हुए उसे कहती है लड़के तुम तो वाकई में एक बहुत बड़े जीनियस हो। भाई तलवारबाजी की टेक्निक में मैं भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि तुमने अपनी तलवारबाजी की टेक्निक्स को बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस किया है और तुम्हारे पास बहुत ही अच्छी टेक्निक्स हैं। हम लोग यहाँ पर दोबारा से मिल रहे हैं। तो शुंजी उसे कहता है तो तुम हो। और इस बार प्रिंसेस ने अपने क्लिप को बालू के ऊपर लगाया होता है, यानी कि साफ पता चले कि वो एक प्रिंसेस है। प्रिंसेस से कहती है चलो ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें अपने आप को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, मेरा नाम जूलियट हान है। शुंजी उसका नाम सुनने के बाद से कहता है मिस
हान, मेरे पास तुम्हारे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कम्पीट नहीं करूंगा, जाओ जाकर किसी और को अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए ढूंढ लो। प्रिंसेस भी कहती है हम लोग तो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आए थे, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले तुमने यहाँ पर आटम जंग को मार दिया, अब हम लोग यहाँ पर इसमें क्या कर सकते हैं। संजय उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से उस लड़की के पास चला जाता है जिसको उसने पॉइजन दिया था आटम जंग ने, जाकर उस लड़की को चेक कर रहा होता है, जबकि प्रिंसेस अभी भी उसी से बात कर रही होती है, लेकिन जुंजी उसकी बातों को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा होता है। प्रिंसेस गुस्से के साथ जुंजी से कहती है क्या तुम यहाँ पर मुझे इग्नोर कर रही हो, तो बटलर भी उसे कह रहा होता है प्रिंसेस प्लीज शांत रहें, यहाँ पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। जबकि जुंजी उस छोटी लड़की की तरफ देखकर सोच रहा होता है मुझे ये लड़की जानी पहचानी लगती है। बटलर अपनी प्रिंसेस से कहता है प्रिंसेस वो लड़की काफी ज्यादा बीमार लगती है, उसकी हालत खराब है और उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन है, लगता है कि उसके ऊपर किसी इवल टेक्निक को यूज किया गया है। आपको तो इन इवल टेक्निक्स को नॉलिफाई करना आता है, क्यों ना आप जाकर उस लड़के की मदद कर दें, उस लड़की को होश में लाने में। हो सकता है कि उसके बाद वो लड़का आपकी तरफ देखना शुरू कर दे। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस भी आगे से शर्माना शुरू कर देती है और अपने बटलर से कहती है मैंने तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैं उस लड़के की हेल्प करूंगी, तो बस यहाँ से गुजर ही रहे थे। पर हम लोग अपनी एपिसोड 92 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ड किंग के एपिसोड 93 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी सटी लड़की के बेहोश होने के बाद उसके पास बैठा होता है और उसे चेक कर रहा होता है, जबकि मिस हान पीछे खड़ी होती है, यानी कि प्रिंसेस पीछे खड़ी होती है और सोच रही होती है ये लड़का मुझे इग्नोर किया जा रहा है और सिर्फ इसी लड़की की तरफ ही देख रहा है। तो बटलर उसे मशवरा देते हुए कहता है लगता है कि इस लड़की के ऊपर इवल टेक्निक्स को यूज किया गया है, तुम जाकर उस इवल टेक्निक को नॉलिफाई करके इस लड़के की मदद कर सकती हो और उसके हो सकता है कि उसके बाद जो लड़का तुम्हारे पास ज्यादा ध्यान दे। प्रिंसेस उसे कहती है तुम्हें किसने कहा कि मैं इस लड़के की मदद करना चाहती हूँ। फिर साथ ही एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है लेकिन अगर यहाँ पर किसी को मेरी मदद चाहिए तो वो मुझसे रिक्वेस्ट कर सकता है, अगर किसी को मदद चाहिए होगी तो वो मुझसे माफी की भीख मांगेगा और उसके बाद मैं उसकी मदद करूंगी। साथ ही वो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए सोच रही होती है कि जुंजी उसके पास आएगा और उसे कहेगा कि मेरी मदद करो, लेकिन हमारा जुंजी उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता। वो आगे बढ़ती है और जाकर उसे कहती है लड़के तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, मैं यहाँ पर तुम्ही से बात कर रही हूँ। हमारा जुंजी अपने पास से एक पिल निकालता और कहता है ये वाली पिल इसकी बॉडी के अंदर टेम्परेरी टॉक्सिन्स को फैलने से रोकेगी। लेकिन आटम जंग ने मरने से पहले कहा था कि इसी लड़की की बॉडी के अंदर वेकनिंग ग्रास है और वेकनिंग ग्रास इस बॉडी के अंदर इंटेग्रेट हो चुकी है। पता नहीं इस बात का क्या मतलब था, चलो मैं चेक करता हूँ। फिर से रोती हुई अपने बटलर के पास चली जाती है और कहती है ये तो इसने हद ही पार कर दी, ये तो मुझे बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। शाहजी अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसकी बॉडी को स्कैन करता है ताकि वो चेक कर सके क्या इसकी बॉडी के अंदर वेकनिंग ग्रास है या नहीं। प्रिंसेस और उसका बटलर भी उसी तरफ ही देख रहे होते हैं। शाहजी जब अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं उसकी बॉडी को चेक कर रहा होता है तो उसी वक्त उसे महसूस होता है कि ये एक लड़की नहीं बल्कि ये एक लड़का है। साथ ही जब वो उसके हार्ट को चेक करता है तो उसे उसके हार्ट के अंदर दिखाई देता है कि हार्ट के ऊपर वेकनिंग ग्रास होती है। प्रिंसेस का बटलर कहता है लगता है कि उसने बिल्कुल ठीक कहा था, जंग ने ठीक ही कहा था कि इसकी बॉडी के अंदर वेकनिंग ग्रास है और उसकी बॉडी के साथ इंटेग्रेट हो चुकी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर वर्म ग्रास विचक्राफ्ट को यूज किया गया है, ये एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है जिसको यूज करते हुए इन्होंने इसकी बॉडी के अंदर वेकनिंग ग्रास को डाल दिया है। ये उसे कहता है क्या तुम्हें स्पेशल टेक्निक के बारे में पता है, क्या तुम्हें पता है कि इसको कैसे हटाया जाता है, क्योंकि मैंने कभी वर्म ग्रास विचक्राफ्ट के बारे में नहीं सुना। तो बटलर उसे कहता है ये एक पॉइजनस इंसेक्ट होता है जो कि तुम्हारे स्पिरिट ग्रास को इफेक्ट करता है और उसके बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर जाने के बाद तुम्हारे हार्ट के साथ जाकर चिपक जाता है और वहाँ पर ब्लड को इन्फ्लुएंस करता है। अगर हमने अभी यहाँ पर उस कीड़े को मार दिया, उस कीड़े को मारने की वजह से इसकी बॉडी के अंदर जो ग्रास है वेकनिंग ग्रास वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ऐसी वो विदर होगी, इसी के साथ इस होस्ट की मौत हो जाएगी, यानी कि ये बच्चा मर जाएगा। इसी अपने बटलर से कहते तुमने कहा था कि हमें जाकर इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस तरीके को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं आता। बटलर कहता है मेरे पास एक रास्ता है। बटलर कहता है अगर तुम इसकी बॉडी के अंदर से वेकनिंग ग्रास को निकालना चाहते हो तो वेकनिंग ग्रास को निकालने के लिए पहले इसकी बॉडी के अंदर से उस कीड़े को निकालना होगा, लेकिन उस कीड़े को निकालने के लिए एक और होस्ट की जरूरत पड़ेगी, उसे किसी दूसरे की बॉडी के अंदर डालना होगा। लेकिन एक बार जब कीड़े को बाहर निकाला जाता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और जिस भी दूसरे इंसान की बॉडी के अंदर उसे डाला जाएगा इतने ज्यादा गुस्से में होगा कि वो उसकी सारी स्पिरिट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाएगा। उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद 3 मिनट के अंदर अंदर दूसरे बंदे की मौत हो जाएगी। जुंजी कहता है हमें ये वाला तरीका आजमाने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो उस लड़के को वहीं पर लिटा देता और कहता है इस बच्चे को पहले से यहाँ पर पॉइजन दिया गया है, मैं इसकी बॉडी के अंदर से वेकनिंग ग्रास को नहीं निकालता तब भी ये यहाँ पर मरने वाला है, तो क्यों ना मैं इसको खुद ही अपने हाथों से मार डालता हूँ। अपनी तलवार को उठाता और कहता है सभी 9 गोस्ट सेक्टर के लोग, इन लोगों ने बहुत सारे लोगों की जान ली है और ये बहुत ही बुरे हैं, हम लोग यहाँ पर दुश्मन नहीं भी होते तब भी मैं यहाँ पर इसको जिंदा नहीं छोड़ता। वो अपनी तलवार को उठाता है, उसके माथे के ऊपर रखता और कहता है ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, मुझे इस बच्चे की जान लेना पड़ेगी। उसी वक्त फ्लाईली पीछे से आता है और उसे कहता है यहीं पर रुक जाओ, ये मत करो। वहाँ पर आकर उनसे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारा सेकंड गाय बनने को तैयार हूँ, तुम
तुम इसकी बॉडी से कीड़ा निकाल कर मेरी बॉडी में डाल सकते हो, प्लीज इसको मत मारना। तो जुनजी उसे कहता है फ्लाईली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। जुनजी उसे कहता है नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि तुम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम मुझे इसकी बॉडी के अंदर से वेकनिंग ग्रास को निकालने से रोकने के लिए आए हो। 9 गोस्ट सेक्टर ये ड्रीम फैमिली के साथ मिला हुआ है और तुम लोग सीक्रेटली ब्लड वू के लिए काम कर रहे हो। तो फ्लाईली उसे कहता है हाँ ये बात वाकई में सच है कि कंपटीशन के दौरान मैं ड्रीम फैमिली की तरफ से तुमसे फाइट कर रहा था, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। और रही बात 9 गोस्ट सेक्टर की, तो मेरा इनके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, ना ही ड्रीम फैमिली के साथ है। मैं ये बात तो अच्छी तरह से याद होगी कि कंपटीशन के दौरान मैंने तुम्हारी मदद की थी, पर मैंने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए किया था। ये सब कुछ 15 साल पहले शुरू हुआ था। 15 साल पहले एक इंसान ने मेरी जान बचाई थी। मेरी जान बचाने के बाद उसने अपने पास से मुझे एक टोकन दिया और उसे कहा, वो टोकन आधा टूटा हुआ था। उसने कहा कि तुम्हें फ्यूचर में जाकर एक बच्चे को ढूंढना होगा, उस बच्चे के पास इस टोकन का दूसरा हिस्सा होगा। जब जिस बच्चे के पास टोकन का दूसरा हिस्सा होगा तुम्हें उसको प्रोटेक्ट करना होगा तब तक वो बच्चा बड़ा नहीं हो जाता। हमारा जुनजी जैसे ही उस जेड पेंडेंट को देखता है, उस टूटे हुए बैच को, तो उसके ऊपर ली लिखा होता है। जुनजी कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ली फैमिली का वो आखिरी बचा हुआ बच्चा जिसके बारे में अंकल ग्रैंडपा ने बताया था, ये वही है। मैं काफी ज्यादा लकी था जो मुझे ये लड़का मिल गया। मैंने 9 गोस्ट सेक्टर को ज्वाइन किया जहाँ पर मुझे ये मिला था। मैं कोई जेंटलमैन तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने उस आदमी से वादा किया था कि मैं इस बच्चे को ढूंढकर इसको प्रोटेक्ट करूंगा। इसी वजह से मैं अपने वादे को पूरा कर रहा हूँ। मुझे ये भी पता है कि मैं तुमसे फाइट करके जीत नहीं सकता, लेकिन प्लीज मैं तुमसे कहता हूँ कि इस लड़के को जाने दो, इसका नाम जूलियस है। जुनजी उसे कहता है मुझे इस लड़के से जिंदा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ वेकनिंग ग्रास चाहिए, मुझे वेकनिंग ग्रास निकाल दो। जुनजी उसे कहता है और एक और बात, क्या तुम्हें पता है कि ये ली फैमिली का यंग मास्टर है, ये ली फैमिली का आखिरी बचा हुआ मेंबर है। स्काई ली उसे कहता है हाँ मुझे पता है कि ये ली फैमिली का आखिरी बचा हुआ मेंबर है, लेकिन बाकी के सभी लोग मर चुके हैं, तो तुम्हें भी यही समझना चाहिए कि सभी लोग मर चुके हैं और ये अभी तक जिंदा नहीं है। उसे कहता है अगर मैं इसकी बॉडी के अंदर से उस कीड़े को निकाल कर अपनी बॉडी में ले लेता हूँ तो मुझे ये बताओ क्या तुम इसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हो, क्या तुम इसकी जान बचा सकते हो। ये उसे कहता है अगर ये यहाँ पर सांस ले रहा हुआ तो इसकी बॉडी के अंदर से कीड़े के निकलने के बाद मैं इसको बचा सकता हूँ। इसी वक्त प्रिंसेस आगे बढ़ती है और हमारी जुनजी से कहती है जुनजी तुम तलवारबाजी में काफी ज्यादा अच्छी हो, तुम्हारी मार्शल आर्ट्स भी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हें लड़कियों के साथ यहाँ पर अच्छे से पेश आना चाहिए। तुम इस बच्चे की बॉडी के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते, तुम दोनों यहाँ से जल्दी से साइड पर हट जाओ। मुझे पहले इस लड़की की बॉडी को साफ करने दो। वो जल्दी से जाकर उसके पास बैठ जाती है, वो जूलियस के पास जाकर बैठ जाती है। ऐसी वो थोड़ी देर तक उसके कपड़े उतार कर उसको साफ कर रही होती है। उसे पता चलता है कि ये लड़की नहीं ये लड़का है। वो चिल्लाती हुई वापस आती है और उनसे कहती है तुम लोगों ने क्या किया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये लड़की नहीं है। नेक्स्ट में प्रिंसेस का जो बटलर होता है वो अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए इसकी बॉडी के अंदर से उस कीड़े को बाहर निकालता है। वो स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए उस कीड़े को बाहर निकालता है और उस कीड़े को दोबारा से स्काई ली की बॉडी के अंदर डाल देता है। बटलर उसे कहता है अगर तुमने यहाँ पर इस ट्रांसफर को रेजिस्ट किया तो ये तुम्हारी बॉडी के अंदर जाने के बाद तुम्हें तो मारेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ ये लड़का भी मारा जाएगा। थोड़ी देर के बाद इनकी ये वाली ट्रांसफर कंप्लीट हो जाती है। जूलियस की जान बचा ली जाती है और जूलियस की बॉडी के अंदर से उस इंसेक्ट को बाहर निकालकर स्काई ली की बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। जबकि हमारा जुनजी वहाँ पर खड़ा होकर साइड के ऊपर से चीजें ढूंढ रहा होता है। वहाँ पर 9 गोस्ट सेक्टर वालों ने काफी सारे ट्रेजर्स को इकट्ठा करके रखा होता है। जुनजी कहता है 9 गोस्ट सेक्टर वालों ने तो काफी सारा माल इकट्ठा किया हुआ है। ऊपर से उसे एक छोटा बॉक्स मिलता है। वो कहता है ये छोटा बॉक्स तो ह्यूमन सेक्टर वालों की तरफ से है, ये काफी काम का लगता है। फिर वो वापस आता है और उस बटलर से कहता है मुझे ये बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या तुमने ट्रांसफर को कंप्लीट कर लिया। वो उसे कहते हैं हाँ ट्रांसफर कंप्लीट हो चुकी है। इस 7 दिन के बाद इस लड़के की बॉडी के अंदर से ग्रास अपने आप अलग हो जाएगी और वो तुम्हें मिल जाएगी, तुम इससे वो ले सकते हो। ये उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि प्रिंसेस भागती हुई उसे कहती है हमारे लिए तो ये बहुत ही आसानी का काम था, हम इसे बड़ी आसानी से कर सकते थे। तो तुम वाकई में यहाँ पर हमें थैंक यू बोलना चाहते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे तलवारबाजी सिखानी चाहिए। तुम्हारे पास जो स्पेशल तलवारबाजी की टेक्निक्स है वो मुझे सिखा दो। हमारा जुनजी उसे कहता है मिस हान तुम काफी बड़ी जीनियस हो। अगर तुम मेरी तलवारबाजी की टेक्निक्स के बारे में इसी तरह सोचती रहोगी तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में तुम अच्छे से ब्रेक थ्रू कर पाओगी। जाकर अपनी किसी अच्छी टेक्निक को मास्टर करो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे पास अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है करने के लिए। और वो उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से वापस की तरफ चल पड़ता है। प्रिंसेस उसे कहती है क्या तुम वाकई में यहाँ पर से अभी जाने वाले हो, तुम थोड़े दिन और यहाँ पर नहीं रुक सकते। जुनजी कहता है नहीं मैं यहाँ पर और ज्यादा नहीं रुक सकता, फिर किसी दिन तुमसे मिलेंगे। और वो आगे की तरफ चल पड़ता है। जबकि वो जल्दी से भागती हुई आगे बढ़ती है और उसका हाथ पकड़कर उससे कहती है हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। तो जुनजी ने जूलियस की बॉडी को उठा रखा होता है। वो वहाँ से बाहर की तरफ निकलता है जबकि स्काई ली भी उसके पीछे पीछे चलता हुआ आ रहा होता है। वो वहाँ पर पहुंचता है और उससे कहता है चलो ठीक है यहाँ से तुम जा सकते हो। मुझे लगता है कि सिर्फ कुछ ही घंटों में मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता कि जब मैं यहाँ पर मरूं तो मेरे आसपास कोई हो, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा जुनजी से कहता है लास्ट टाइम कंपटीशन के दौरान तुमने मेरी मदद की थी, इसी वजह से इस बार मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर इस तरह मरता हुआ नहीं देख सकता। वो भी इस बात से काफी हैरान होता है और उससे कहता है क्या वाकई में तुम्हारे पास कोई तरीका है, क्या तुम मेरी जान भी बचा सकते हो। अपने हाथ के ऊपर अपनी बीस फायर को एक्टिवेट करता है। ये देखकर स्काई ली उसे कहता है अब ये क्या है। वो अपनी फायर को एक्टिवेट करने के बाद उसको एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो बीस फायर उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। जी कहता है मेरी बीस फायर किसी भी चीज को जला सकती है, ये तुम्हारी बॉडी के अंदर जाएगी और उस इंसेक्ट को जाकर जला देगी जिससे वो इंसेक्ट मर जाएगा। स्काई ली चलाना शुरू कर देता है और उससे कहता है तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरी जान
बचा रहे हो या फिर मुझे आग से जलाकर मारने वाले हो। उसकी पूरी बॉडी आग में कवर हो जाती है और स्काईली वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। बीस्ट फायर के उसकी बॉडी के अंदर जाने की वजह से वो उस इंसेक्ट को मार देगी। जिसे कहता है इस बीस्ट फायर के तुम्हारी बॉडी के अंदर जाने से तुम्हारा स्पिरिचुअल सी और भी ज्यादा एक्सपैंड होगा। अगर तुम इसको अच्छे से कल्टीवेट करना स्टार्ट रखते हो, इसी तरह कल्टीवेट करते रहते हो, तो फ्यूचर में तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। थोड़ी देर के बाद हमारा जुंजी उन दोनों को उठाकर वहाँ से वापस की तरफ आ जाता है। उसने उन दोनों को उठाया होता है। लोरेन कहती है जुंजी वापस आ गया है। उससे पूछते हैं ये दोनों कौन है। जुंजी कहता है मैं रास्ते में तुम्हें सारी बात बता दूंगा ये दोनों कौन है, चलो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। और ये लोग वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ये लोग वापस से उसी विलेज से होकर गुजरने वाले हैं। जब ये लोग वापस उस विलेज में पहुंचते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लोरेन कहती है जब हम लोग यहाँ पर एंटर हुए थे यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, जहाँ पर रश लगा हुआ था, लेकिन अब तो यहाँ पर गलियों में कोई भी नहीं है। ये शहर तो यहाँ पर सुनसान पड़ा हुआ है और मुझे इससे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जुंजी से कहता है मुझे यहाँ पर ब्लड की बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। ऐसा लगता है कि इस गांव में जितने भी लोग थे उन सभी को मार दिया गया है। यहाँ पर फाइटिंग का तो कोई भी सीन नजर नहीं आ रहा है, जैसे किसी ने रेजिस्ट किया हो। लगता है कि यहाँ पर जितने भी गांव वाले थे उन सभी को अचानक से मार दिया गया और उन्हें पता भी नहीं चला और उन्हें फाइट बैक करने का मौका भी नहीं मिला। लोग जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इनके ऊपर अटैक होता है। जुंजी का घोड़ा नीचे गिर जाता है और जुंजी भी जल्दी से जंप करते हुए नीचे हटता है और कहता है कौन है यहाँ पर। तो वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर 3 लोग खड़े होते हैं और तीनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे होते हैं। वो लोग जुंजी से कहते हैं ये वाला पूरे का पूरा एरिया ये हमारे वेंजियन सेक्टर ने एक्सप्लॉइट किया है, तो तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। जुंजी से कहता है क्या इस गाँव में जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को तुमने मारा है। वो उनसे कहते हैं हाँ हम ही ने उन सभी को मारा है। सभी लोग हमारे वेंजियन सेक्टर के रास्ते में खड़े थे, इसी वजह से वो सभी लोग मौत को डिजर्व करते थे और हमने सभी को मार दिया है। अगर तुम सभी लोगों ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुम सभी लोगों का हाल भी वही होगा जो कि बाकी गांव वालों का हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 93 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 94 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी अपने साथियों के साथ जब वापस से सिटी में आता है तो वहाँ पर टियानजियान सेक्टर के लोग पहले से मौजूद होते हैं। उन लोगों ने गाँव में जितने भी लोग होते हैं उन सभी को मार दिया होता है। वहाँ पर एक घर के ऊपर 3 लोग खड़े होते हैं। वो हमारे जुंजी से कहते हैं तुम अपने साथियों के साथ यहाँ से वापस मुड़ जाओ, क्योंकि अगर बढ़ने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। वक्त टियानजियान सेक्टर वालों का इस पूरे के पूरे इलाके पर राज चल रहा है। हमारा जुंजी उसे कहता है तुमने यहाँ पर मेरे घोड़े को डरा दिया, तुमने मेरे घोड़े के ऊपर अटैक किया है, जिसकी वजह से मेरा घोड़ा यहाँ से दूसरी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं मुड़ने वाला, हम लोग यहीं से गुजरेंगे। टियानजियान सेक्टर के लोग भी काफी गुस्सा हो जाते हैं। वो लड़के उसे कहते हैं तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, क्या हम यहाँ पर तुम्हें कंपनसेट करें क्योंकि तुम्हारा घोड़ा डर गया है, क्या हम तुम्हारे घोड़े के डरने पर उसे कंपनसेट करेंगे। तो उनमें से एक अपनी तलवार को निकालता है और उसे कहता है तो फिर ठीक है हम तुम्हारे घोड़े को कंपनसेट कर देते हैं। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तुम्हारा जुंजी वहीं पर खड़े खड़े अपनी तलवार को यूज करते हुए सामने की तरफ थ्रो करता है, जो कि उसकी गर्दन पर लगती है और उसकी गर्दन उड़ जाती है। सिर्फ एक ही अटैक में हमारे जुंजी ने उन 3 में से एक को मार दिया है। बाकी के दोनों जल्दी से अपनी तलवारें निकालते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारे साथी को मारने की। तो जैसे वो जुंजी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जुंजी बड़ी स्पीड से अपनी तलवार को घुमाते हुए उनके पास से आगे गुजर जाता है और उन दोनों की गर्दनें काट देता है। तो वो दोनों भी वहीं पर मर जाते हैं। मास्टर लिन जुंजी से कहते हैं तुम्हारे स्वर्ड स्किल्स तो पहले से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। जुंजी कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। तो मास्टर लिन से कहते हैं मैं यहाँ पर तुम्हें साथ में वार्निंग भी देना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने यहाँ पर जिन लोगों को मारा है वो वेंजियन सेक्टर के स्टूडेंट से, तुमने वेंजियन सेक्टर के साथ पंगा लिया है और नाथरन विल्डरनेस में बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैंने सुना है कि उनके पास बहुत ही पावरफुल मास्टर्स हैं, यहाँ तक कि उनके पास कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि सारे के सारे जिनजैंग लेवल से भी अप लेवल पर है, यानी या तो पीक पर है या पे निर्वाणा स्टेज में है। तुम्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है कि वेंजियन सेक्टर के लोग तुमसे बदला लेने के लिए कुछ कर सकते हैं, वो तुम्हारे पीछे आएंगे। जुंजी उनसे कहता है ये सभी लोगों ने यहाँ पर इतने इंसानों की जान ले ली, इनको इंसानों की कदर नहीं है, तो इन सभी का मरना तय था। वो वेंजियन सेक्टर के लोग ही क्यों ना हो, मैं वेंजियन सेक्टर के कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता। अगर उन्हें मुझसे बदला लेना है तो वो क्लाउड डायनेस्टी में मेरे पास आ सकते हैं और आकर मुझसे बदला ले सकते हैं। मास्टर ने जुंजी की बातें सुनने के बाद सोच रहे होते हैं। मुझे तो लगा था कि ये लड़का अपने इनर डीमन की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्टेड होगा, लेकिन ये लड़का अपने इनर डीमन से इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त आटम जंग से फाइट करने के दौरान इसका इनर डीमन है इसकी बॉडी के ऊपर हावी हो जाता तो वो इसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर सकता था और उसके बाद हम लोग इस लड़के को कभी नहीं देख पाते। जुंजी वहीं पर चलते चलते अपने पास से बॉक्स निकालता और कहता है तो काफी ज्यादा अजीब है। तो लिनो से कहते हैं तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो। जुंजी कहता है जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका कलर चेंज होता जा रहा है, लगता है कि इसमें चेंजेस आ रही हैं, यहाँ पे ये रिएक्ट कर रहा है। मास्टर लिन कहते हैं ये है क्या। जुंजी कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता, मुझे लगता है कि ये ह्यूमन सेक्टर वालों का कोई ट्रेजर है, ये मुझे मिला था, यहाँ पर मैंने आटम जंग को मारा था, ये वहीं पर पड़ा हुआ था। तो जुंजी साथ ही अपने परों को एक्टिवेट करता है और उठते हुए कहता है मैं जाकर इसको चेक करके आता हूँ कि इसका रिएक्शन कहाँ से आ रहा है, आप लोग यहीं पर रुकना। वो मास्टर लिन से कहता है मास्टर लिन तुम लोरेन का यहीं पर ख्याल रखना। मास्टर लिन चलाकर उसे कहते हैं क्या मैं उसकी बेबी सिटर हूँ, तो मुझे यहाँ पर क्यों छोड़कर जा रहे हो। हमारा जुंजी उड़ता हुआ सीधा पहाड़ के ऊपर चला जाता है। जब वो पहाड़ के ऊपर जाता है तो वहाँ पर उसे करेब फॉर्मेशन दिखाई देती है।
और उस अरे फॉर्मेशन के सामने उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि वहाँ पर बैठे हुए अरे फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जुनजी कहता है लगता है कि ये सभी लोग अरे फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर एक लड़का होता है जो कि वैंजियान सेक्टर के मास्टर का बेटा होता है जिसका नाम जेसन चैंग होता है। जेसन चैंग वहाँ पर खड़े खड़े सोच रहा होता है ये वाली अरे फॉर्मेशन हमें एक्सीडेंटली मिली थी और इस अरे फॉर्मेशन के मिलने के बाद हमने गाँव में सभी लोगों को मार दिया और किसी को भी यहाँ पर आने नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी हम लोग इस अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे, सो डीएक्टिवेट नहीं कर पा रहे। अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को भी इसके ऊपर करके देख लिया है लेकिन फिर भी कोई भी इफेक्ट नहीं है, हम इस अरे फॉर्मेशन को इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाएंगे। जेसन अपने लोगों से कहता है जल्दी से फैल जाओ, आसपास जाकर देखो, कई बार हमें इस अरे फॉर्मेशन की आई दिखाई देगी, अगर हमें इसकी आई मिल गई तो हम लोग बड़ी आसानी के साथ इसको तोड़ लेंगे। तो वो सभी लोग से कहते हैं तुम्हारा आइडिया अच्छा है। सभी लोग वहाँ से आसपास फैल जाते हैं। उनके सभी के वहाँ चले जाने के बाद हमारा जुंजी वहाँ पर नीचे उतरता और कहता है वजह से ये लोग यहाँ पर फैले हुए थे और सभी गाँव वालों को भी इन लोगों ने मार दिया है ताकि कोई भी यहाँ पर ना आ सके, और उन लोगों ने हमें इसीलिए रास्ते में रोका था क्योंकि इन लोगों को यहाँ पर अरे फॉर्मेशन मिली है। यहाँ पर एक अरे फॉर्मेशन है तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर कोई ना कोई खजाना जरूर हो सकता है। इसी वजह से वो रास्ते को ब्लॉक कर रहे थे क्योंकि उन्हें शक था कि कोई यहाँ पर आकर अरे फॉर्मेशन को तोड़कर इसके अंदर से खजाना लेकर जा सकता है। जिनके हाथ में जो ब्लैक बॉक्स होता है वो वहाँ पर चमकना शुरू हो जाता है और उसके अंदर काफी सारा रिएक्शन आता है और उसके ऊपर कुछ लफ्ज भी लिखे आते हैं। जी कहता है ये तो एक मैजिक स्टैम्प है, किसी मैजिक स्टैम्प को यूज करते मैं अरे फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर जा सकता हूँ। तो उसके सामने एक बड़ा सा दरवाजा ओपन होता है। जुंजी कहता है ये तो एक दरवाजा है। उसके सामने से दरवाजे के पास उसे आवाज आती है, कहा जाता है कि इस दरवाजे के पीछे सेक्टर वालों की इनहेरिटेंस है, तो तुम इसके अंदर जाते हो तुम्हें वो इनहेरिटेंस की पावर मिल सकती है। तो जुंजी कहता है मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ। इस टाइम को यूज करते हुए इस दरवाजे को ओपन करता है। जैसे वो उस दरवाजे को ओपन करता है तो उसी वक्त जेसन को भी पता चल जाता है कि कोई उस अरे फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। वो जल्दी से पीछे की तरफ भागता और चलाकर कहता है जो भी हो वहीं पर रुक जाओ, मैं वैंजियान सेक्टर के मास्टर का बेटा हूँ, मेरा नाम जेसन चैंग है, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि यहीं पर रुक जाओ, अंदर मत जाना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। जुंजी अंदर चला जाता है और इसी के साथ ही अरे फॉर्मेशन क्लोज हो जाती है क्योंकि जेसन चैंग वहीं पर बाहर ही रह जाता है। इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए वहाँ पर एनर्जी ब्लास्ट करता है लेकिन वो सामने की तरफ जो दरवाजा होता है वो तो एनर्जी से बना होता है, इसी वजह से उसका इफेक्ट नहीं होता। ये देखने के बाद वो वहीं पर जोर जोर से चलाना शुरू कर देता है। फिर आसपास के पत्थरों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसके बाकी के जितने साथी होते हैं वो सभी लोग चुपचाप वहाँ पर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं। तो जेसन कहता है अभी थोड़ी देर पहले जहाँ से जो ऑरा रिलीज हुआ था उस लड़के के पास से अरे वैंजियान सेक्टर के एक्सपर्ट्स के बराबर का ऑरा था, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। लगता है कि इस दरवाजे के पीछे बहुत सारे ट्रेजर्स हों, जो भी है वो वहाँ से सारे ट्रेजर्स को ले लेगा। लगता है कि हमें कुछ दिनों तक यहीं पर रुकना होगा। जो भी है वो वहाँ पर इस अरे फॉर्मेशन के अंदर से बाहर जरूर निकलेगा। जैसे ही वो ट्रेजर्स को लेकर बाहर निकलेगा हम उसके पास से सारे ट्रेजर्स छीन लेंगे। अपने एक साथी से कहता है जल्दी से वापस जाओ, जाकर मेरे फादर को सारी बात बता देना, उन्हें बताना कि यहाँ पर क्या हुआ है। उन्हें ये भी कहना कि उन्हें यहाँ पर खुद आना होगा क्योंकि यहाँ पर जो भी है वो काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। उनके आने तक हम सभी लोग यहीं पर रुककर इंतजार करेंगे कि आखिर इसके अंदर से कौन से ट्रेजर्स बाहर निकलने वाले हैं। जो भी मेरे हाथ से कुछ भी छीनने की कोशिश करेगा मैं उसे मार डालूंगा। नेक्स्ट सीन हमें उस फॉर्मेशन के अंदर का दिखाया जाता है। तो जुंजी उस दरवाजे को पार करने के बाद जब अंदर जाता है तो अंदर पूरा एक पैलेस होता है। जुंजी देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। तो ये हीवनली सेक्टर का पैलेस होता है जो कि एक सीक्रेट एरिया है जहाँ से तकरीबन हजारों साल पहले बनाया गया था जब एम्परर मो वैंग अभी जिंदा था। एम्परर मो वैंग ने इस वाले हीवनली सेक्टर को खुद ही बनाया था। हमारा जुंजी चलते हुए जैसे उस पैलेस के अंदर जाता है तो उसे आवाज आती है, कोई उसे कहता है लगता है कि तुम ही वो इंसान हो जिसे ये सब कुछ मिलने वाला है। तो जुंजी अपने आसपास देखता है और कहता है कौन है। जहाँ पर सामने एम्परर मो वैंग होते हैं। एम्परर मो वैंग की रेसिडुअल आत्मा वहीं पर होती है। तो मो वैंग उसे कहते हैं मैं यहाँ पर इस पैलेस का मास्टर हूँ, पिछले कई हजार सालों से मैं यहीं पर भटक रहा हूँ अपने लिए एक सक्सेसर को ढूंढने की कोशिश में। तो जुंजी उसे कहता है क्या तुम मो वैंग की सोल हो? वो उसे कहता है हाँ मैं मो वैंग की सोल हूँ। तुमने मुझे इतनी आसानी से कैसे पहचान लिया? हालांकि तुम बहुत ज्यादा यंग हो लेकिन लगता है कि तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी हो। जुंजी उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम क्लाउड चू है, मैं क्लाउड डायनेस्टी से यहाँ पर आया हूँ। एक बात की समझ नहीं आई कि तुमने यहाँ पर मुझे ये क्यों कहा कि मैं ही राइट पर्सन हूँ, यानी कि ये सब कुछ मुझे मिलने वाला है, इस बात का क्या मतलब है? एम्परर मो वैंग उसे कहता है मैं यहाँ पर पिछले कई हजार साल से इंतजार कर रहा हूँ ताकि कोई यहाँ पर आए और आकर मेरी पावर्स को इनहेरिट कर सके। मेरे पास बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ है और ये सारे का सारा ह्यूमन सेक्टर का खजाना मैं उसे दूंगा जो मेरे टेस्ट को पास करेगा। जो ब्लैक कलर का बॉक्स तुम्हारे पास था, जो मैजिक स्टैम्प थी, वो तुम्हारे हाथ में लगी है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी किस्मत में था यहाँ पर आना। एम्परर मो वैंग उसे कहते हैं तुम्हें मेरी इनहेरिटेंस की पावर को लेने के लिए यहाँ पर 3 टेस्ट को पास करना होगा। तीनों टेस्ट काफी ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। अगर तुम तीनों टेस्टों को पास कर लेते हो तो तुम्हें मेरी इनहेरिटेंस की पावर मिल जाएगी। मैं यहाँ पर तुम्हारे टैलेंट, तुम्हारे प्रिजर्वेंस और साथ में तुम्हारे स्किल्स को जांचने वाला हूँ। तो जुंजी उसे कहता है लेकिन एम्परर मो वैंग मेरा आपसे एक सवाल है, पहले मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो एम्परर उसे कहते हैं हाँ पूछो, तुम्हें क्या सवाल पूछना है? जुंजी उनसे कहता है क्या आपके पास इनहेरिटेंस की पावर में सारी रोबोटिक इन्फॉर्मेशन के अलावा क्या आपके पास कुछ और है, जैसे कि एलिक्सर्स होगी या फिर मेडिसिन होगी या फिर पिल्स होगी, फिर कुछ मटेरियल्स होगी, जड़ी बूटियां, इस तरह की कोई चीजें हैं या नहीं? एम्परर मो वैंग उसकी बात सुनने के बाद काफी गुस्सा हो जाते हैं और चलाकर उसे कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हमारे ह्यूमन सेक्टर के पास जो इनहेरिटेंस की पावर है, जैसे कि हमारे पास रोबोट्स हैं और रोबोटिक कल्टीवेशन टेक्निक्स हैं, बेकार हैं और तुम्हें लगता है कि ये जड़ी बूटियां
और मेडिसिन और पिल्स ये वाली ज्यादा बेहतर है। तुम्हारा जुनजी उनसे कहता है मास्टर मुझे इस वक्त इन सभी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस वक्त मैं बहुत बड़े क्राइसिस में, मुझे एक बहुत बड़ी फाइट करनी है जिसके लिए मुझे अपनी कल्टीवेशन को तेजी के साथ बढ़ाना होगा। उसके लिए मुझे पिल्स और कल्टीवेशन मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। मुझे पता है कि आपके पास जो इनहेरिटेंस की पावर है वो सारी रोबोटिक आर्म्स के बारे में ही है और रोबोटिक कल्टीवेशन के बारे में ही है। इस तरह की टेक्निक्स जिससे हम लोग रोबोट्स बना सकते हैं। इन मशीन्स के रिलेटेड किसी भी चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो जड़ी बूटियां चाहिए। अगर आपके पास कोई और चीजें हैं तभी मैं आपका टेस्ट देने को तैयार हूं, वरना मैं आपका टेस्ट नहीं दूंगा। एम्परर फिर से गुस्सा हो जाते हैं और जलाकर उसे कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हमारी मशीन्स बिल्कुल बेकार होती हैं। ह्यूमन सेक्टर की मशीनरी इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही है, सभी लोग हमारी मशीनरी को सबसे बेस्ट मानते हैं। हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं वो सबसे बेस्ट है, हम लोग उन्हीं मटेरियल्स के साथ अपनी मशीनों को बनाते हैं। कि तुम्हें आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, हम लोग यहाँ पर अच्छी अच्छी चीजें बना रहे हैं। जुनजी उनसे कहता है मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, चलिए ठीक है फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आपके पास इस तरह की कोई भी चीज नहीं है, यानी कि पिल्स और मटेरियल और जड़ी बूटियां नहीं है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो जुनजी पीछे की तरफ मुड़ जाता है और चलाकर उसे कहते हैं अच्छा ठीक है रुको मेरी बात सुनो। साथ ही वो सोच रहा था मैं पिछले कई हजार सालों से यहाँ पर किसी के आने का इंतजार कर रहा था और फाइनली यहाँ पर कोई लड़का आया, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, चलो इसको मनाने की कोशिश करते हैं। तो एम्परर जुनजी से कहते हैं पिछले 10,000 साल से मैं यहाँ पर हूँ, पिछले 10,000 साल से मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, काफी सारे लोग यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे एरोगेंट इंसान के साथ मैं आज से पहले कभी नहीं मिला। तुम्हारे बोलने का तरीका बहुत ज्यादा अजीब है और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे सामने इस तरह बात करने की। फिर साथ ही वो से कहते हैं लेकिन मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी काफी अच्छी भी लगी, क्योंकि तुम यहाँ पर जो मुंह में आता है वो बोल देते हो। एम्परर से कहते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी इनहेरिटेंस के मेरे पास जो कुछ भी रखा हुआ उसमें कुछ स्पेशल चीजें भी हैं, कुछ ऐसा खजाना है जो तुम्हारे लिए होगा। तो एम्परर मो वेंग उसे कहते हैं क्या तुमने कभी 9 ओरिफाइसेस पिल के बारे में सुना है? जुनजी कहता है क्या आपके कहने का मतलब यह है कि वो वाली मैजिक पिल 9 ओरिफाइस पिल कहा जाता है और बहुत ही पावरफुल पिल है। एम्परर मो वेंग उसे कहते हैं लड़के तुम तो वाकई में काफी ज्यादा नॉलेजेबल हो और तुम्हें इस बारे में पता है, जो तो बहुत ही अच्छी बात है। एक बहुत ही पावरफुल पिल है, अगर कोई भी वॉरियर इस पिल को खाता है तो उसकी बॉडी के अंदर चाहे कितनी गहरी इंजरीज क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे में वो अपनी सारी की सारी इंजरीज को दोबारा से हील कर सकता है। ये एक मैजिक पिल है, इसी वजह से इसके इफेक्ट शानदार हैं। मेरे पास इस पिल को बनाने का फार्मूला मौजूद है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये वाला फार्मूला दे सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ बनी हुई पिल्स भी हैं, क्योंकि मैंने इस फार्मूला को यूज करते हुए काफी सारी पिल्स भी बनाई थी। जुनजी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है ये वाला फार्मूला तो एंशिएंट टाइम्स में ही खो गया था, इस वजह से मुझे पिछली लाइफ में भी ये वाला फार्मूला नहीं मिला था। अगर ये वाला फार्मूला मुझे मिल जाता है इससे मैं काफी कुछ कर सकता हूँ। जुनजी उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हारा टेस्ट देने को तैयार हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 94 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 95 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एम्परर मो वेंग जो कि ह्यूमनली सेक्टर के उस सीक्रेट पैलेस के एम्परर होते हैं, वो वहाँ पर ही होते हैं, उनकी जो रेजिडुअल आत्मा है हमारे जुनजी को बताती है कि तुम्हें यहाँ पर 3 टेस्टों को पास करना होगा, उसके बाद में मेरी सारी की सारी इनहेरिटेंस की पावर मिल जाएगी। आदि जब जुनजी उनसे कहता है कि मुझे आपकी इनहेरिटेंस की पावर नहीं चाहिए बल्कि मुझे एलिक्सर्स और पिल्स चाहिए, तो वो मास्टर से बताते हैं कि उसके पास कुछ सीक्रेट खजाना है, उनके पास एक 9 ओरिफाइस पिल का फार्मूला होता है जिससे वो 9 ओरिफाइस पिल बना सकता है। हमारा जुनजी ये देखने के बाद सोच रहा होता है अगर वाकई में इसके पास ये फार्मूला है और मैं इस फार्मूला को ले लेता हूँ, मैं इन पिल्स को बना सकता हूँ, और अगर मैंने इन पिल्स को बना लिया तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगी। तो एम्परर मो वेंग उसे कहते हैं इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे स्पिरिचुअल मटेरियल्स है, यहाँ तक कि मेरे पास बहुत सारा खजाना भी पड़ा हुआ है, स्पिरिचुअल कॉइन्स हैं, बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े हुए हैं, ये सारे का सारा तुम्हारा हो जाएगा, तुम इन सभी को अपने पास रख सकते हो। मेरे पास तो 7 to 8 ग्रेड के मटेरियल्स भी पड़े हुए हैं। फिर साथ ही उसे कहते हैं मेरे पास सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेरे पास कुछ और भी है, मेरे पास 5 ह्यूमन लेवल स्पिरिट वेन्स भी हैं। हमें पता है कि 5 ह्यूमन लेवल स्पिरिट वेन्स कितनी ज्यादा पावरफुल होती हैं, लेकिन हजारों साल गुजरने के बाद लगता है कि उनकी पावर से बहुत ज्यादा कम रह चुकी होंगी। पिछले कई हजार सालों से उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को खो दिया होगा, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेंगी, वो तो कम से कम जान लेवल तक तो होंगी ही। ये बात सुनने के बाद सोच रहा होता है वहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो डिजनरेट होने के बाद जान लेवल तक पहुंच चुकी है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अभी भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, जान लेवल भी मेरे लेवल से बहुत ज्यादा हाई है। अगर किसी के हाथ में 5 ह्यूमन लेवल की स्पिरिट वेन्स आ जाती है तो वो तो पूरे के पूरे कंट्री की फेट को ही चेंज कर सकता है। मैं अकेला यहाँ पर अपनी कल्टिवेशन को बहुत तेजी से बढ़ा पाऊंगा। फिर साथ ही यहाँ पर मो वेंग से कहते हैं और पिछले हजारों साल गुजरने के बाद अब मुझे काफी सारी बातें याद भी नहीं है कि वहाँ पर मेरे पास क्या क्या पड़ा हुआ है। तो एम्परर मो वेंग से कहते हैं मुझे फाइटिंग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसी वजह से मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है, इसलिए ये उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना। साथ ही वो से कहते हैं मुझे ये बताओ क्या तुम्हें ये सारी चीजें पसंद है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे टेस्टों को देने को तैयार हो? तो जुनजी उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है फिर मैं तुम्हारे टेस्टों को देने को तैयार हूँ, मुझे बताओ कि कौन से टेस्ट हैं। एम्परर मो वेंग से कहते हैं ये तीनों टेस्ट बहुत ज्यादा सिंपल होने वाले हैं, 3 टेस्टों को पास करने के बाद ये सारे का सारा खजाना तुम्हारा हो जाएगा। कि मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ, टेस्ट शुरू होने के बाद सिर्फ 2 ही नतीजे निकल सकते हैं, एक या तो तुम पास होगे या फिर तुम मरोगे। तो एम्परर उसे कहते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम्हारे टैलेंट्स को चेक करने वाला हूँ। सबसे पहले तुम्हारे ओपिनियन मुझे ये बताओ मैकेनिकल आर्मर को ऑपरेट करने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत होती है? जुनजी उसे कहता है अगर मैं यहाँ पर तुम्हें बताऊँ तो मेरे ओपिनियन में मशीन को बनाने में उसकी जो एसेंस होती है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, कि हम उस मशीन को किस तरह से बनाते हैं। हम बहुत सारे स्पिरिचुअल मटेरियल्स, बहुत सारी जड़ी बूटियों और बहुत सारे हार्ड मटेरियल्स को मिलाकर आपस में एक बहुत ही पावरफुल मशीन बना सकते हैं। अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी तो उसका
एसेंस बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो एम्परर मोवेंग उसे कहते हैं, तुमने कहा कि तुम यहाँ पर चीजों को बनाने के बारे में कह रहे हो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैन्युफैक्चर की बजाय यहाँ पर क्रिएशन का लफ्ज ठीक रहेगा। ये कहता है नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्रिएशन का मतलब इसके साथ बिल्कुल भी सेटल नहीं होता। क्रिएशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज को लिखना या बनाना, जैसे कि मार्शल आर्ट्स की कोई नई टेक्निक को इजाद करना। तुम लोग तो यहाँ पर मटेरियल्स को यूज करते हुए यहाँ पर रोबोट्स बना रहे हो, और ये सब कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग ही रहेगा। एम्परर मोवेंग से कहते हैं, लड़के तुम्हारे वर्ड्स तो काफी ज्यादा अजीब लग रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज के बाद मैं भी इसे क्रिएशन नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग ही कहूंगा। चलो ठीक है, तुमने यहाँ पर अपने पहले टेस्ट को पास कर लिया है। जुनजी इस बात से बहुत ही हैरान होता है और कहता है, ये क्या, मैंने पहले टेस्ट को पास भी कर लिया और मुझे पता भी नहीं चला। इसी के साथ ही एम्परर मोवेंग अपनी पावर्स को यूज करते हुए सेकंड डायमेंशन के अंदर लेकर जाते हैं। वहीं पर उसी जगह के ऊपर एक सेकंड डायमेंशन होती है। तो एम्परर मोवेंग उसे कहते हैं, तो तुम्हारा दूसरा टेस्ट ये होगा कि तुम्हें यहाँ पर इस हैमर को उठाना है और इसे 10 बार घुमाना होगा। एम्परर को माइंड डेविल हैमर कहा जाता है। इस हैमर को उठाने के बाद तुम्हें बहुत सारी इल्यूजन दिखाई देंगी। तुम्हें उन सारी इल्यूजन्स को पार करने के बाद इस हैमर को 10 बार उठाना है। इस तरह तुम्हारा दूसरा टेस्ट भी पास हो जाएगा। हर बार जब तुम इस हैमर को एक बार घुमाओगे, उसके बाद तुम्हें सामने एक इल्यूजन दिखाई देगी। हर बार एक नई इल्यूजन आएगी। उस इल्यूजन को तोड़ने के बाद तुम दूसरी बार इस हैमर को ऊपर की तरफ उठा पाओगे। इतना ज्यादा तुम करीब पहुंचते जाओगे, यानी कि जितना ज्यादा तुम लेवल अप होते जाओगे, उतना ज्यादा फैंटम की पावर बढ़ती जाएगी। इल्यूजन इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले तुम इस बारे में अच्छी तरह से सोच लो। वो भी इससे बात ही कर रहे होते हैं कि जुनजी ने एक बार उस हथौड़े को उठा भी लिया होता है। वो उसे देखकर बहुत ही हैरान होते हैं और गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहते हैं, अभी तक अपनी बात को कंप्लीट नहीं किया। मैं तुम्हें अभी रूल्स के बारे में बता रहा हूँ, तुमने अभी से इस हैमर को उठा भी लिया है। जुनजी उसे कहता है, लेकिन मैं तो बहुत ही जल्दी में हूँ, मुझे इसे उठाना ही होगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी दूसरे टेस्ट को पास कर सकूं। तो एम्परर मोवेंग उसे कहते हैं, अगर तुम इस टेस्ट में फेल हो जाते हो तो तुम्हारा माइंड डेविल तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगा, जिससे तुम बिल्कुल एक बेकार इंसान बन जाओगे, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग को खराब कर देगा। हमारा जुनजी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि मैं पहले से अपने माइंड डेविल को हरा चुका हूँ। जुनजी उस हथौड़े को एक बार ऊपर की तरफ उठाता है। जब वो उस हथौड़े को ऊपर की तरफ उठाता है तो वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। इसके साथ ही हमारा जुनजी वहाँ पर इल्यूजन में चला जाता है। उसके हाथ में उसकी तलवार होती है और उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे मॉन्स्टर्स वही लोग होते हैं जिन लोगों को वो पहले मार चुका है, जैसे कि एल्डर और इसके साथ ब्लैंक जिन, सारे के सारे वही लोग हैं। हमारे जुनजी को इन सभी की इल्यूजन्स दिखाई देती हैं और वो सभी काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और उसे कहती हैं, हम तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हैं और हम तुम्हारी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देंगे और इसकी बॉडी को घर से डिस्ट्रॉय करने के बाद तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करेंगे। तो जुनजी उन सभी की बातें सुनने के बाद वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम सभी लोग तो माइंड डेविल होने के लायक भी नहीं हो, तुम सभी लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो और मैं तुम सभी को पहले हरा चुका हूँ। इसी के साथ जब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा जुनजी अपनी तलवार को घुमाता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए उनके ऊपर अटैक करता है, जिससे वो सारे के सारे वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हमारे जुनजी ने एक बार उस हथौड़े को घुमा दिया है और अब दूसरी बार उस हथौड़े को घुमाने की बारी है। वो दूसरी बार उस हथौड़े को घुमाता है। इसी के साथ उसके सामने दूसरी इल्यूजन क्रिएट होती है जिसमें उसे एबी दिखाई देती है, यानी कि ल्यूजियांग दिखाई देती है। तो जुनजी उसे देखने के बाद कहता है, ल्यूजियांग तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और वो जल्दी से भागता हुआ उसके पास चला जाता है। जैसे ही वो उसके करीब पहुंच रहा होता है इस वक्त पीछे से शुइकियान निकलती है और शुइकियान उसके बाजू को पकड़ लेती है और कहती है, तुम कहाँ पर जा रहे हो क्लाउड, यहीं पर रुको, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की इल्यूजन्स होती है जिसमें मिस स्किन भी होती है, मिस स्नो भी होती है। वो सभी लोग जुनजी की बॉडी के साथ वहीं पर लिपट जाती है ताकि वो जुनजी को आगे न बढ़ने दे सके। ल्यूजियांग बेचारी वहीं पर अकेली खड़ी रह जाती है और जुनजी को वहाँ पर पकड़ लिया जाता है। जुनजी वहाँ पर जोरदार चीख मारता है जिससे वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसके इर्द गिर्द जितनी भी इल्यूजन वाली लड़कियां होती हैं वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इस तरह हमारे जुनजी ने दूसरी इल्यूजन को डिस्ट्रॉय किया और वो जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है, जाकर ल्यूजियांग का हाथ पकड़ लेता है। इसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, ल्यूजियांग मेरा इंतजार करो, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास आने वाला हूँ तुम्हें वहाँ से लेने के लिए। एम्परर मोवेंग जो कि बाहर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं वो कहते हैं, अभी तो सिर्फ इसने 2 बार अपने हैमर को घुमाया है और अभी से इसका इनर डीमन इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। जब ये 9th लेवल पर पहुंचेगा अगर इसका इनर डीमन कितना ज्यादा पावरफुल होगा, इसको हराने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। ये लड़का काफी बड़ा जीनियस है, लेकिन मुझे भी अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि क्या ये इस टेस्ट को पास कर पाएगा या नहीं। हमारा जुनजी दूसरी बार जब हथौड़े को उठा लेता है और तीसरी बार उठाता है तो इस बार उसके सामने एक और नई इल्यूजन क्रिएट होती है और ये वाली इल्यूजन में उसे अपना पुराना दोस्त और दुश्मन दोनों दिखाई देता है। इसका नाम स्काई टियान जाओ होता है। तो स्काई टियान जाओ उसकी तरफ देखता है और कहता है, पुराने दोस्त, तो काफी लंबे अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। तो जुनजी उसे देखते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि पिछली लाइफ में इसी बंदे ने इसकी जान ली थी जबकि ये इसका बेस्ट फ्रेंड था। जुनजी अपनी तलवार निकालता है और बड़ी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसके ऊपर अटैक करता है तो स्काई टियान भी अपने तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। दोनों की पावर्स काफी ज्यादा होती हैं। दोनों की पावर्स के टकराने की वजह से वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी बीम निकलती है। वहाँ पर एनर्जी फोर्स निकलने की वजह से नीचे का पूरा पहाड़ ही उड़ जाता है और वो दोनों नीचे ग्राउंड के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं। स्काई टियान जाओ कहता है, मुझे देखते ही तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक कर दिया, लगता है कि तुम्हारा गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है, तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हो। जुनजी कहता है, अपनी बकवास बंद करो, और वो अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके करीब पहुंचकर उसके ऊपर अटैक करता है। स्काई जाओ पीछे की तरफ जंप करता है और उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। हमारा जुनजी अपने पंख निकालता है और
टावर्स के करीब पहुंचते हुए कहता है तुम मुझसे भागकर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। मैंने अपनी पिछली लाइफ में तुम्हें सबसे बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट किया था, अपने भाई की तरह ट्रीट किया था, लेकिन एंड पर तुमने क्या किया? तुमने सीक्रेटली मेरे खिलाफ प्लान बनाया और मेरे बॉडी के अंदर अपना खंजर घोंप दिया। तुमने मेरी जान ली थी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी वजह से मैंने अपनी सारी की सारी कल्टीवेशन अचीवमेंट्स को खो दिया, हालांकि मैं एम्परर लेवल तक पहुंच चुका था। इसी वजह से मेरी लाइफ में तुम मेरे माइंड डेविल बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। और वो उसके ऊपर अटैक करता है, वहाँ पर धमाका होता है और वो दोनों जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हट जाते हैं। काई जाओ अभी भी वहाँ पर हंस रहा होता है और हमारे जुंजी से कहता है तुम अपने आप से क्यों नहीं पूछ कर देखते? अगर मैं तुम्हारी इल्यूजन में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं अभी भी तुम्हारे दिमाग में और तुम मुझसे बहुत ज्यादा डरते हो, जिसकी वजह से मैं तुम्हारा सबसे बड़ा डर बनकर तुम्हारे सामने आया हूँ। तुम हमेशा से एक फेलियर रहे हो, तुम्हें बहुत ज्यादा डर लगता है, तुम्हें हारने से डर लगता है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को भी खो चुके हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी मर चुके हैं और तुम यहाँ पर इस बात से भी डर रहे हो कि तुम दोबारा वही गलती ना कर दो जो तुमने पिछली बार की थी। मैं इस वक्त तुम्हारा माइंड डीमन हूँ और तुम मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, तुम मुझे मार नहीं सकते। तो जुंजी कहता है बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही सेकंड में। और वो अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करते हुए आगे गुजर जाता है और उसकी बॉडी के सेंटर से 2 हिस्से कर देता है। उसको सेंटर से 2 हिस्सों में काटने के बाद जब आगे बढ़ जाता है तो वो क्योंकि सिर्फ एक इल्यूजन होती है, वो दोबारा से अपनी बॉडी को जोड़ लेता है, फिर से हंसना शुरू कर देता है। इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने अपनी बॉडी को दोबारा से कैसे जोड़ लिया? स्काई साहब भी आगे हंसते हुए जुंजी से कहता है जुंजी क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार क्यों नहीं पा रहे? जुंजी से कहता है बकवास बंद करो और वो फिर से अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए एक जबरदस्त स्लैश लगाता है। this स्लैश काफी ज्यादा पावरफुल होती है, सामने का काफी बड़ा ग्राउंड का हिस्सा टूट जाता है, वहाँ पर बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ रही होती है। जुंजी कहता है क्या ये सब कुछ खत्म हो गया? वहीं पर फिर से वहाँ से स्काई साहब बाहर निकल आता है और उसे कहता है इतना ज्यादा भी आसान नहीं है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा पाओगे? ग्राउंड के अंदर से काफी सारे टेंटिकल्स निकलते हैं और हमारे जुंजी की बॉडी को वहाँ पर बाइंड कर लेते हैं। जुंजी कहता है ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे जाने दो। और वो सोच रहा था कि अब मैं यहाँ से मूव नहीं कर पा रहा तो मैं इसको हराऊंगा कैसे? उसको बाइंड करने के बाद स्काई साहब से कहता है तुम एक हमेशा से कमजोर इंसान थे, पिछली लाइफ में भी कमजोर थे और इस लाइफ में भी कमजोर थे। पिछली जिंदगी में मैंने तुम्हें मारा था और इस बार भी मैं ही तुम्हें यहाँ पर मारने वाला हूँ। अपने बाले को हमारे जुंजी की बॉडी के अंदर दंसा देता है, जबकि एम्परर मोवेंग बाहर खड़े ये सब कुछ देख रही होती है। एम्परर मोवेंग कहते हैं अब ये लड़का यहाँ पर बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब यही है कि इसका इनर डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो ये लड़का खुद भी हरा नहीं पा रहा। उससे कहते हैं लड़के तुम्हें यहाँ पर अंदर रहना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर अपने आप को संभालना पड़ेगा, अगर तुमने टेस्ट को फेल कर दिया तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सीन फिर से इल्यूजन के अंदर का दिखाया जाता है, जुंजी की बॉडी के अंदर बाला दंसा होता है। उसे कहता है लड़के अपने इस हैमर को नीचे रख दो, अगर तुम हैमर को छोड़ देते हो तो तुम्हारी ये सफरिंग्स और दर्द खत्म हो जाएगा। तुम्हें यहाँ पर किसी ऐसे दुश्मन को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है जिसके खिलाफ तुम फाइट करके जीत नहीं सकते। अगर तुम ऐसा करते हो तो इस तरह तुम कुछ भी नहीं हारने वाले। इसके साथ ही वो अपने बाले को नीचे की तरफ दबाते हमारे जुंजी को वहीं पर नीचे गिरा देता है और कहता है चलो ठीक है अब उसे हमेशा के लिए तुम इसी फैंटेसी वर्ल्ड में ही रहने वाले हो, तुम यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाओगे। हमारा जुंजी भी उसकी डार्क स्पेस के अंदर गिरता जा रहा होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 95 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड्स किंग के एपिसोड 96 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जुंजी अपने इनर डीमन जिसका नाम स्काई ज़ा होता है, अपने पुराने दोस्त जो कि पिछली लाइफ में उसने उसकी जान ली थी, साथ फाइट कर रहा होता है और वो अपने बाले को हमारे जुंजी की बॉडी के अंदर दंसा देता है और उसे ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रहा होता है डार्कनेस के अंदर। हमारा जुंजी उस डार्कनेस के अंदर गिर रहा होता है, उसी वक्त उसके अपने सारे उसके सामने आते हैं और उसे कहते हैं कर सकते हो, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, तुम्हें बाहर निकलना होगा, सभी लोग बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम यहाँ पर इस डार्कनेस के अंदर नहीं रह सकते, तुम्हें बाहर आना है। अभी भी उसे कहती है हाँ तुम्हें मेरे पास आना है ताकि तुम मुझे बचा सको, तुम्हें मुझे बचाने के लिए आना पड़ेगा। तो हमारा जुंजी जब उन सभी की बातें सुनता है तो अपनी आंखें खोलता है। जुंजी कहता है मुझे इन सभी के लिए यहाँ से निकलना होगा और वो अपने पंख निकालता है और पावर को रिलीज करते हुए वहाँ पर सामने उठकर खड़ा हो जाता है। साहब इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो जुंजी उसे कहता है तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, लेकिन मैं कमजोर बिल्कुल भी नहीं हूँ। और हमारा जुंजी यहाँ पर मेटासाइकोसिस एम्परर की टेक्निक को यूज करने वाला है। ये उसे कहता है मैं यहाँ पर अपनी डेस्टिनी को बिल्कुल भी चेंज नहीं होने दे सकता, मेरी किस्मत मैं अपने हाथों से लिखने वाला हूँ। मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि मेरी जिंदगी में से उन लोगों को यहाँ से लेकर जा सके जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तीनों राउंड्स में अगर कोई भी ऐसा है जो कि मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो मेरे हाथ से मरेगा। ऐसा नहीं है कि जो मुझे कंट्रोल कर सके। और वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और अपने इनर डीमन उसको भी मार देता है। और एक जबरदस्त धमाका आता है। उस धमाके के साथ ही हमारा जुंजी कहता है लगता है कि ये सब कुछ खत्म हो गया। और उसके बाद वो हथौड़े को ग्राउंड के ऊपर मारता है। इस तरह उसके 3 मूव्स कंप्लीट हो जाते हैं। जुंजी ने 3 बार हथौड़े को ग्राउंड के ऊपर मार लिया है। इसके बाद तो वो लगातार हथौड़े को ग्राउंड के ऊपर मारता जाता है। इस तरह वो करते करते यहाँ तक कि वो 9 हैमर्स तक पहुंच जाता है। वो हथौड़े को ग्राउंड के ऊपर मारता है और इस तरह वो सेकंड टेस्ट को पास कर लेता है। एम्परर मोवेंग भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो गया, लेकिन 9 बार इस हथौड़े को एक ही बार में ग्राउंड के ऊपर मार दिया, यानी कि इस अगली 9 बार में इसके पास कोई भी इल्यूजनरी डीमन नहीं आया जो कि इसको यहाँ पर कंट्रोल कर सके या फिर इसको रोक सके। कैसा इंसान जो कि यहाँ पर डेस्टिनी के खिलाफ फाइट कर रहा है, ये वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और महान होगा। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में यही लड़का बाकी के जितने भी सेक्टर्स हैं उन सभी सेक्टर्स को इस लड़के से डरने से मजबूर कर देगा। हमारा जुंजी भी यहाँ पर अपनी
कल्टीवेशन की तरफ देख रहा होता है। शुनजी कहता है यहाँ पर ये सब कुछ करने की वजह से, यानी इस सेकंड टेस्ट की वजह से मेरा अपना स्पिरिचुअल सीवी पहले से काफी ज्यादा क्लियर हो चुका है। ऊपर से मेरा दिल भी यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर महसूस कर रहा है। क्योंकि उसी वक्त एम्परर मोवैंग वहाँ पर आते हैं और चलाकर उससे कहते हैं, तुम लड़के तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम थोड़ी केयरफुल के साथ वहाँ पर राउंड के ऊपर थोड़ा नहीं मार सकते थे? तुमने मेरा फोर्जिंग इक्विपमेंट तोड़ दिया है। तुम जहाँ पर थोड़ा मारे थे वो मेरा फोर्जिंग स्टेज था और तुमने उसको तोड़ दिया है। माना जुंजी से कहता है, तो मैंने अपनी सेकंड टेस्ट को भी पास कर लिया है। तो एल्डर अब मुझे ये बताओ कि मेरा तीसरा टेस्ट कौन सा होने वाला है? चलो जल्दी से बता दो ताकि मैं इस टेस्ट को खत्म करने के बाद यहाँ से अपनी पावर्स लूँ और चला जाऊँ। एम्परर मोवैंग उसे कहते हैं, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह एक बहुत ही बड़े जीनियस हो, इसी वजह से मैं इस बार तुम्हें छोड़ देता हूँ मेरे फोर्जिंग इक्विपमेंट को तोड़ने के लिए। चलो ठीक है, अब तुम्हारे तीसरे टेस्ट की बारी है। तुम्हारा तीसरा टेस्ट तुम्हारे स्किल्स के बारे में होगा। मैं तुम्हारे स्किल्स को चेक करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास जितने स्किल्स है तुम्हारे लिए ये टेस्ट बहुत ज्यादा आसान होगा, तुम बड़ी आसानी से तीसरे टेस्ट को पास कर लोगे। तो उसे कहते हैं, तो मैं यहाँ पर तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछने वाला हूँ, क्योंकि मैं पिछले कई हजार सालों से एक ही डाउट के ऊपर फंसा हुआ हूँ और मैं एक काम नहीं कर पा रहा। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया या फिर तुमने इस बारे में मेरे डाउट को क्लियर कर लिया तो तुम्हारा टेस्ट पास हो जाएगा। साथ ही एम्परर मोवैंग वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। जब वो पावर्स को रिलीज करते हैं तो वहाँ पर एक एनिमल को समन करते हैं, एक स्पिरिचुअल बीस्ट को, जो कि एक टाइगर होता है और उसका बहुत ज्यादा किलिंग ओरा निकल रहा होता है। जुंजी से देखकर बहुत ज्यादा घबराता है और कहता है, यहाँ पर तो बहुत सारा किलिंग ओरा निकल रहा है, क्योंकि ये 4 सेक्रेट बीस्ट में से एक बीस्ट होता है, एक स्पिरिचुअल बीस्ट जिसका नाम जैंग जिन व्हाइट टाइगर होता है। जब वो टाइगर वहाँ पर अपीयर होता है, एम्परर मोवैंग जुंजी से कहते हैं, तुमने कहा कि ये एक सेक्रेट बीस्ट है, ये सही भी और गलत भी है। वैसे कई हजार साल पहले मुझे इस व्हाइट टाइगर की सोल का एक छोटा सा टुकड़ा मिला था और साथ ही मुझे एक मीटोराइट मिला था। मैंने उन दोनों को जोड़कर ये वाला टाइगर बनाया है। मीटोराइट का टुकड़ा बहुत ज्यादा हार्ड था, इतना ज्यादा हार्ड था हुनशान एम्परर भी अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस मीटोराइट के टुकड़े को नहीं तोड़ सकता था। इसके बाद मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जब मैंने उसे बहुत ज्यादा टेम्पर कर दिया, टेम्पर करने के बाद मैंने उसे टाइगर की सोल के साथ मिक्स कर दिया। दोनों की सोल को मिक्स करने के बाद ये व्हाइट टाइगर तुम्हारे सामने खड़ा है। शुनजी जी सब कुछ सुनने के बाद काफी ज्यादा अमेज हो रहा होता है। शुनजी कहता है, इस बंदे ने आयरन के मीटोराइट के साथ एक टाइगर की सोल को मिक्स किया और उसके साथ एक डमी टाइगर बना लिया। लगता है कि ये एक बहुत ही छोटा सा काम है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके मरने के बाद से किसी ने भी ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया होगा, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। एम्परर मोवैंग उसे कहते हैं, इस डमी को बना लेने के बाद मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। मेरे एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे थे लेकिन उनके नतीजे नहीं निकल पाए। मैं इस टाइगर को जिंदा करना चाहता था लेकिन मैं इस टाइगर को जिंदा नहीं कर सका। मुझे लगता है कि मैं इसको जिंदा कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ सोल का एक टुकड़ा हूँ। मैं कब का मर चुका हूँ, मैं एक टाइगर को कैसे जिंदा कर सकता हूँ? मेरा फाइनल टेस्ट ये है कि तुम्हें इस टाइगर को जिंदा करना है और तुम इस डमी टाइगर को जिंदा चीज में बदल देते हो, एक जिंदा टाइगर में बदल देते हो, तुम्हारा तीसरा टेस्ट पास हो जाएगा। पिछले कई हजार साल से जहाँ पर इसी मसले के ऊपर अटका हुआ हूँ, मैं इस डमी को जिंदा नहीं कर पा रहा। तुम इस टेस्ट को पास कर लेते हो, इस डमी को जिंदा कर देते हो, तो मैं अपनी इनहेरिटेंस की पावर के साथ साथ तुम्हें जो कुछ भी देना था जो पहले तय हुआ था उसके साथ मैं तुम्हें ये वाला व्हाइट टाइगर भी दे दूंगा। तुम इस व्हाइट टाइगर को भी रख सकते हो। कि हमारा जुंजी वहाँ पर खड़े खड़े उसे कहता है, ये तो बहुत ज्यादा आसान है। इस बात से एम्परर मोवैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने क्या कहा कि ये बहुत ज्यादा आसान है? पिछले कई हजार साल से इस मसले के ऊपर फंसा हुआ हूँ। कहता है, चलो ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और वो अपने पंख निकालता है और उड़ता हुआ ऊपर चला जाता है, उस टाइगर के सर के ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद कहता है, एम्परर मोवैंग ने इसको बनाया था और उसके बाद से ये इसको जिंदा नहीं कर पा रहे, जबकि इसका राज तो इसके दिल के अंदर छुपा हुआ है। इसका मतलब यह है कि मुझे इसके दिल को ढूंढना होगा। ऊपर जाने के बाद अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके दिल को ढूंढता है। जी कहता है, जब मीटोराइट के टुकड़े के अंदर व्हाइट टाइगर की लिविंग सोल को डाला गया था, मुझे एक डमी नहीं रहा बल्कि ये एक लिविंग थिंग थी। बस इसको यहाँ पर एक स्टार्टअप की जरूरत है। हमारा शुनजी अपने हाथ के ऊपर कट लगाता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी फिनिक्स की पावर के एसेंस को उसको देने वाला है। शुनजी कहता है, तुम्हें अपनी फिनिक्स के एसेंस को इसको दे सकता हूँ। फिनिक्स के एसेंस की वजह से दोबारा से जिंदा हो जाएगा, क्योंकि इसको वाइटैलिटी की जरूरत है। इसकी वाइटैलिटी इस वक्त बहुत ज्यादा लो रह चुकी है। तुम्हारा शुनजी अपने ब्लड वाले एसेंस को यूज करते हुए अपनी पावर्स को उसके माथे के अंदर डाल देता है। मोवैंग भी ये देखने के बाद बहुत सा हैरान होते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, क्या इस लड़के के पास फिनिक्स की पावर है? इस लड़के के पास तो बहुत सारी पावर्स हैं। शुनजी जब अपनी एनर्जी को उस डमी की बॉडी के अंदर डालता है तो उसका दिल टूट जाता है। इसे देखकर मास्टर मोवैंग भी बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं, ये लड़का कर क्या रहा है? मैंने इसको जिंदा करने का कहा था, इसने तो उसके दिल को ही तोड़ दिया है। शुनजी कहता है, व्हाइट टाइगर्स ये डेथ को कंट्रोल करते हैं, ये फिनिक्स की फायर जो होती है ये लाइफ को कंट्रोल करती है। लाइफ और डेथ एक दूसरे को फॉलो करते हैं, तो एक व्हाइट टाइगर सेक्रेट बीस्ट बनता है। के साथ ही उसे कहता है, मेरा कंप्लीट हो गया। तो व्हाइट टाइगर आगे की तरफ बढ़ता है और साथ ही एक रोर करता है, यानी कि वो व्हाइट टाइगर जिंदा हो गया है। ये देखकर एम्परर मोवैंग भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, व्हाइट टाइगर तो वाकई में जिंदा हो गया है। तो जुनजी से कहता है, तो मिस्टर मो आप मुझे बताएंगे कैसा रहा? मैंने इसको कर लिया है। एम्परर मो से कहते हैं, मैं पिछले कई हजार सालों से यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा था, मैंने कई बार ये सब कुछ किया है, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि इस तरह से भी इसको जिंदा किया जा सकता है। आप मुझे ये बताओ कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया है? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुमने अपनी फायर
हथियार के साथ इस डमी के हार्ट को तोड़ दिया था। जब तुमने इसके हार्ट को तोड़ दिया तो फिर ये यहाँ पर जिंदा कैसे हो गया? जुंजी कहता है जब आपने पहली बार इसको क्रिएट किया था, इसको एक डमी मान लिया था, तो ये उसी वक्त जिंदा था, लेकिन इसके पास मूव करने के लिए वाइटैलिटी नहीं थी, यानी कि इसे पावर की जरूरत है। अगर आप इसे उसी वक्त स्पिरिचुअल पावर दे देते तो ये चलना फिरना शुरू कर देता। आपने इसको यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत समझ लिया। ये तो एक बहुत ही सिंपल सा मैटर था। मोवेंग उसे कहते हैं तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं अपनी सारी जिंदगी गलत डायरेक्शन में काम करता रहा हूँ, मैंने जो भी काम किया है वो बहुत ज्यादा गलत है। तो एम्पर मोवेंग जब बार बार उस लड़के के मुंह से सुनते हैं कि ये यहाँ पर से कह रहा है कि ये एक बहुत ही सिंपल मैटर था, एम्पर को बेचारे को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो सोच रहा होता है ये लड़का तो मुझसे आगे निकल गया और मैं यहाँ पर इतनी छोटी सी बात को नहीं समझ सका। वहीं पर अपना चेहरा लटका कर खड़े हो जाते हैं, जबकि हमारा जुंजी से कहता है एम्पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्लीज जल्दी से यहाँ पर आए और हमारी बात कंप्लीट करें जो हमारा आपस में सोता हुआ था। आपके तीनों टेस्ट को पास कर लिया है। तो एम्पर जल्दी से भागते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं लड़के तुमने यहाँ पर मुझे नई नॉलेज दी है, मुझे भी काफी ज्यादा फायदा हुआ है। तो हमारे डील के मुताबिक तुमने तीनों टेस्ट को पास किया है, तो ये मेरी रिंग है, इस रिंग को तुम रख सकते हो, इसके अंदर वो सारा खजाना है जो मैंने अपनी जिंदगी में इकट्ठा किया था। तुम्हारी इंटेलिजेंस और जीनियसनेस को देखकर तो लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है, तुम फ्यूचर में बहुत सारी अचीवमेंट्स को हासिल करोगे, हो सकता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा एक महान इंसान बन जाओ। अपनी रिंग को एक्टिवेट करते हुए उसे कहते हैं चलो जल्दी से रिंग के अंदर आओ और आकर देखो कि तुम्हारे लिए इस रिंग के अंदर क्या क्या है। तुम्हारा शुंजी इस रिंग के अंदर जाता है, जैसे ही वो अंदर जाता है तो वहाँ पर खजाने के ढेर लगे होते हैं। साथ ही वो उसे कहते हैं तो ये रही वो 5 स्पिरिचुअल वेन्स जिसका मैंने तुम्हें बताया था। जुंजी भी उन 5 स्पिरिचुअल वेन्स को देखकर बहुत सा हैरान होता है और कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा मैजिकल है, इनको यूज करते हुए मैं बहुत ही जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ। जुंजी कहता है इस बार मैं दोबारा से पीक मार्शल आर्ट एम्परर की स्टेज के ऊपर पहुंच जाऊंगा। अगर मैं दोबारा हुनजन एम्परर लेवल तक पहुंच जाता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा और मैं जल्दी से जल्दी अपने काम को पूरा कर सकता हूँ। अरे जुंजी ने टेस्ट भी पास कर लिया और उसे रिंग भी मिल चुकी है। तो उसके बाद वो जो पैलेस होता है वो हिलना शुरू कर देता है क्योंकि अब वो गिरने वाला है। जुंजी कहता है एल्डर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारे का सारा पैलेस गिरने वाला है, अब मुझे आप बताएं कि आपके आगे की क्या प्लान है। एम्परर से कहते हैं मेरे तो सोल का सिर्फ आखिरी बचा हुआ टुकड़ा है, मैं यहाँ से कहाँ पर जा सकता हूँ, मैं अपनी जिंदगी यहीं पर रुकने वाला हूँ और लगता है कि मैं अपनी यहाँ पर से डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा और मारा जाऊंगा, पैलेस के साथ ही यहाँ से गायब हो जाऊंगा। जुंजी से कहता है मैं इतनी आसानी के साथ आपको यहाँ से जाने नहीं दे सकता क्योंकि आपने यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा मदद की, इसी वजह से मेरे पास एक आइडिया है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जुंजी अपने इस बीट को यूज करता है, रीइंकार्नेशन बीट को यूज करते हुए उसे कहता है आपके पास अगर घर नहीं है तो आप यहाँ पर रह सकते हैं, मैं आपको अपने स्पिरिचुअल पपेट के तौर पर अपने साथ रख सकता हूँ, हम दोनों अपनी ऑनर्स और लॉस को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे फ्यूचर में। और उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से भागते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मेरे पास तो कुछ बचा भी नहीं है, मेरे साथ अपनी ऑनर और लॉस को शेयर करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज जल्दी से मुझे अपना स्पिरिचुअल पपेट बना लो। मोवेंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो जल्दी से इनकार्नेशन स्टोन के साथ अपने आप को स्पिरिचुअल पपेट बना लेते हैं और उसके साथ लिंक हो जाते हैं। जबकि हमारा जुंजी सोच रहा होता है आप पिछले कई हजार सालों से इस पैलेस में रहे हैं और अब यहाँ पर इस पैलेस को छोड़ने की बात आई है तो आपने एक सेकंड भी नहीं लगाया और जल्दी से भागते हुए मेरे पास आ गए हैं। उसे कहते हैं मैं पिछले कई हजार सालों से अपने घर में ही था, तो अपने घर में रहने से मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, तो मुझे अपने साथ बाहर लेकर चलो। तो एम्परर मोवेंग बहुत ज्यादा खुश होती हैं और वहाँ पर बच्चों की तरह हरकतें कर रही होती हैं। वो कहते हैं तो फाइनली मैं यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ, बाहर जाने के बाद मैं फ्रेश एयर को स्मेल करूंगा, मैं अपनी जिंदगी को दोबारा से जीने वाला हूँ, लगता है कि मैं दोबारा से जिंदा हो गया हूँ, पिछले कई हजार सालों से मैं यहीं पर इसी घर के अंदर बसा हुआ था लेकिन अब मैं बाहर जाने वाला हूँ। थोड़ी देर के बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। तो एम्परर अपने आसपास देखते हैं और कहते हैं ये क्या, हम लोग तो जंगल में हैं, तो सारे का सारा जंगल बन गया। जुंजी कहता है हाँ आपने तो कहा कि कई हजार साल गुजर चुके हैं, तो इतने हजार साल गुजरने के बाद अब इसे जंगल ही बनना था। जुंजी कहता है हमने यहाँ पर बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लिया है, मिस्टर लिन, लोरेन और बाकी के सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें जल्दी से जल्दी उन लोगों के पास पहुंचना होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 96 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। स्वर्ड किंग के एपिसोड 97 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ूफेन एम्परर मोफैंग को भी अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है, एम्परर मोफैंग को अपनी बॉडी के साथ जोड़ लेता है अपने रीइंकार्नेटेड स्टोन के साथ। और जब वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो एम्परर कहते हैं यहाँ पर तो हर एक चीज बदल चुकी है, यहाँ पर तो जंगल आ गया है। जुंजी के पास अपना एक मैप होता है, वो उस मैप को देखते हुए कहता है हमें जल्दी से वापस चलना होगा क्योंकि काफी सारा टाइम जाया हो चुका है, मुझे लगता है कि मास्टर लिन और साथ में लोरेन मेरा इंतजार कर रहे होंगे, हमें जल्दी जल्दी उनसे जाकर मिलना होगा। जुंजी साथ ही अपनी रिंग के अंदर से अपने व्हाइट टाइगर को बाहर निकालता है, वो व्हाइट टाइगर को बाहर निकालता है और कहता है जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैंने सुना है कि व्हाइट टाइगर बहुत ज्यादा तेज होते हैं, अगर हम लोग व्हाइट टाइगर के ऊपर बैठेंगे तो हम लोग ल्यूजन इंपीरियल सिटी में बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे, तकरीबन 2 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। हमें यहाँ पर अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलो जल्दी से इसके ऊपर बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो हमारा जुंजी जैसे ही अपने व्हाइट टाइगर के ऊपर बैठने लगता है उसी वक्त उसके ऊपर अटैक होता है। टाइगर भी जोर जोर से रोड करना शुरू कर देता है, जैसे कि उसे पहले से पता चल जाता है कि अटैक होने वाला है, उस अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। दूसरी तरफ से जेसन वहाँ पर पहुंच जाता है। जेसन चैंग उसे कहता है लड़के तुम कहाँ पर जा रहे हो, मैं यहाँ पर पिछले 7 दिनों से तुम्हारा इंतजार
इंतजार कर रहा था कि कब तुम यहाँ से निकलो और वो ट्रेजर्स मुझे दो जो तुम अंदर से लेकर आए हो। चलो जल्दी से वो सारे ट्रेजर मेरे हवाले करो। तो एम्परर मोवेंग हमारे जुंजी से कहते हैं, लड़के क्या ये तुम्हारा दोस्त है? तो जुंजी से कहता है, एम्परर कहीं आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या आपके वक्त में आपके दोस्त आपसे इसी तरह मिला करते थे, यानी बात करने से पहले अटैक किया करते थे? तो जेसन चैंग उसे कहता है, लड़के अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग चोर हो, तुम लोगों ने यहाँ पर हमारी अरे फॉर्मेशन के ऊपर कब्जा किया है, तुमने अरे फॉर्मेशन को चोरी से तोड़ा, अंदर जाकर खजाना ले लिया, जबकि ये पहले से हमारी वेंजियान सेक्टर की मलकियत थी, हम लोग यहाँ पर पहले मौजूद थे, इसलिए तुम्हारे पास यहाँ पर बचने का कोई चांस नहीं है। जाते वक्त तो तुम बिल्कुल अकेले थे, लेकिन वहाँ से बाहर आने के बाद अब तुम्हारे पास एक व्हाइट टाइगर बीस्ट है जो कि एक सेक्रेट बीस्ट है और साथ ही एक इंसान भी है। नहीं पता कि ये दोनों कौन है, लेकिन मुझे सब कुछ चाहिए जो भी तुम अंदर से लेकर आए हो। अगर तुम वाकई में बचना चाहते हो तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ यहीं पर छोड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। एम्परर मोवेंग हमारे जुंजी से कहते हैं, कहीं वैसा वाकई में ऐसा तो नहीं है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग अंदर से बाहर निकले और बाहर आते ही हमारे सामने दुश्मन खड़े हैं। इतनी जल्दी मैं मरने वाला तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं पिछले कई हजार सालों से उस घर में ट्रैप था और अब मैं यहाँ पर बाहर निकला हूँ तो हमारे पर अटैक हो रहा है। जुंजी उसे कहता है, मास्टर आपको क्या हो गया है? क्या आपको ये कोई बड़ा दुश्मन दिखाई देता है? ये तो सिर्फ एक बच्चा है जो यहाँ पर हमारे पास से हमारी चीजें छीनना चाहता है। जुंजी बड़े एटीट्यूड के साथ जेसन से कहता है, ट्रेजर सिर्फ उसी को मिलते हैं जो कॉम्पिटेंट होता है, यानी कि जो इस लायक होता है, सिर्फ उसी को खजाना मिलता है, बाकी सभी लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए हमारा रास्ता मत ब्लॉक करो और यहाँ से दफा हो जाओ। तुम सभी लोग मिलकर भी वहाँ पर उस अरे फॉर्मेशन को ओपन नहीं कर पा रहे थे। अगर तुम लोग अरे फॉर्मेशन को ओपन नहीं कर सकते थे तो फिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो? जबकि मेरे पास वो सारे ट्रेजर्स आ चुके हैं, सब कुछ मैंने हासिल कर लिया, तो तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हो। तो जेलस होने की बात सुनने के बाद जेसन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुमसे जेलस हो रहा हूँ? तुमसे बिल्कुल भी जेलस नहीं हो रहा। चलो मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ लड़के, मैं क्या हूँ। पूरे ट्रू स्पिरिट मेनलैंड में जब मैं अपना पाँव ग्राउंड के ऊपर रखता हूँ तो पूरी की पूरी ग्राउंड हिलती है। मैं इतना ज्यादा पावरफुल और महान इंसान हूँ। वो चीज वेंजियान सेक्टर वालों को पसंद आ जाती है, जिसके ऊपर भी उनकी आंख आ जाती है, वो चीज हमारी होकर रहती है। तो वेंजियान सेक्टर ने अब ये खजाना देख लिया तो ये सारा खजाना वेंजियान सेक्टर का होने वाला है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि यहाँ पर तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर गाना गाना है तो तुम मेरे सामने घुटने टेक कर गाना गाओगे। तो जुंजी जल्दी से अपने किंग स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसे कहता है, तो फिर देखते हैं क्या वाकई में तुम इस लायक भी हो के नहीं कि तुम मुझसे घुटने टिकवा कर मुझसे गाना गवा सको। तो देख लेते हैं। और हमारा जुंजी अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जबकि दूसरी तरफ से जेसन भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले यहाँ पर चॉइस दी थी लेकिन तुमने उस मौके को गवा दिया। वो अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए कहता है, इसके ऊपर अटैक करो। तो साइड के ऊपर से वेंजियान सेक्टर के तीनों डिसाइपल्स भी बाहर निकलते हैं। वो लोग वहाँ पर निकलते ही अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर धंसा देते हैं और साथ ही अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। लोग यहाँ पर एक स्पेशल फॉर्मेशन जिसको 4H स्वॉर्ड रे फॉर्मेशन कहा जाता है उसको एक्टिवेट करते हैं और हमारा जुंजी अपने टाइगर और मास्टर मोवेंग के साथ उस रे फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो जाता है। एम्परर मोवेंग उसे कहते हैं, इस रे फॉर्मेशन के अंदर जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, लगता है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, हम लोग इतनी आसानी के साथ इसको नहीं तोड़ पाएंगे। ऊपर से तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल भी काफी ज्यादा लो है, तुम तो अर्थ स्पिरिट लेवल के 3rd लेवल पर, इसी वजह से तुम इस रे फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाओगे। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है, मास्टर आपको इतना ज्यादा डरने की क्या जरूरत है? हाँ मुझे इनके बैकग्राउंड के बारे में पता है, मेरी बैकग्राउंड के मुताबिक वेंजियान सेक्टर 6 बड़े सेक्टर्स में से एक सेक्टर है। इनकी जो रे फॉर्मेशन है ये ओरिजिनल अरे फॉर्मेशन है। तो चलो यहाँ पर चेक करके देखते हैं क्या वाकई में ये ओरिजिनल अरे फॉर्मेशन के बराबर है भी या नहीं, क्योंकि कई साल गुजर चुके हैं। तो जेसन चैंग भी उसे कहता है, लड़के तुम्हारी कैपेबिलिटीज को देखते हुए तो लगता है कि तुम बहुत ही जल्दी मेरी इस अरे फॉर्मेशन के अंदर आकर मरने वाले हो। साथ ही वो फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो अरे फॉर्मेशन के अंदर से बहुत सारी तलवारें ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हैं। वो टाइगर और साथ में मास्टर एम्परर मोवेंग वो दोनों ही अपने आप को बचा रहे होते हैं, जबकि हमारा जुंजी अपनी तलवार को यूज करते हुए उन सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। दोनों अपने आप को बचा रहे होते हैं। तो जेसन चैंग उसे कहता है, तुम यहाँ पर मेरे पहले अटैक को तो अवॉइड कर सकते हो क्योंकि मेरा पहला अटैक इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, हालांकि तुम अर्थ स्पिरिट राम के 3rd लेवल पर हो, लेकिन तुम मेरे दूसरे अटैक को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर पाओगे क्योंकि मेरा दूसरा अटैक पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर कोई ह्यूमन स्पिरिट लेवल का पर्सन भी होता वो भी इस अटैक को अवॉइड नहीं कर पाता। तो जेसन अपने सेकंड मूव को यूज करता है जिसका नाम थाउजेंड्स ऑफ द स्वर्ड स्वीप होता है। वो अपने सेकंड मूव को यूज करता है तो स्वर्ड्स का एक टॉर्नेडो बनता है। तो हमारा जुंजी अपनी किंग स्वॉर्ड को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। जुंजी कहता है, अगर मैं ह्यूमन स्पिरिट लेवल पर पहुंच चुका होता तो मैं बड़ी आसानी से इसको तोड़ सकता था क्योंकि इनकी अरे फॉर्मेशन कम से कम असली के बराबर की है, यानी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिलहाल के लिए इसको तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर अपने क्योटिक स्वर्ड मूव के 4th मूव को यूज करूंगा तो बड़ी आसानी से इसको तोड़ लूंगा। उसी वक्त एम्परर मोवेंग हमारे जुंजी से कहते हैं, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि एक मास्टर आ रहा है जो कि जिनजियांग लेवल का एक्सपर्ट है और जल्दी से यहाँ पर पहुंच रहा है, तकरीबन 2 मील दूर रह गया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो सिचुएशन हमारे बहुत ज्यादा खिलाफ हो जाएगी और हम लोग यहाँ पर बच नहीं पाएंगे, हम दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे। चलो मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, मैं यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प करता हूँ। मैं तुम्हारी इस तरह हेल्प कर सकता हूँ कि जिन लोगों ने रे फॉर्मेशन को बनाकर रखा हुआ है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए उनको बेहोश कर दूं कुछ सेकंड्स के लिए तो क्या तुम्हारा काम हो जाएगा? जुंजी उसे कहता, हाँ मेरा काम हो जाएगा, मुझे सिर्फ 1 सेकंड चाहिए होगा। एम्परर जल्दी से अपने पास से अपने हैमर को निकालते हैं, वो अपने हैमर को ग्राउंड के ऊपर मारने लगे हैं, जबकि जेसन आगे ससना शुरू कर देता है और कहता है, बुड्ढे आदमी तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने इस टूटे फूटे हैमर के साथ मेरी इस रे फॉर्मेशन को तोड़ सकते हो? तुम इस फॉर्मेशन को सारी जिंदगी भी लगे रहो तब भी नहीं तोड़ पाओगे। तो एम्परर मोवेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई,
मेरे हैमर को बुरा कहने की। क्या तुम्हें लगता है कि ये हैमर बहुत ही बुरा और कमजोर है? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये हैमर क्या कर सकता है। और वो अपने हैमर को ऊपर उठाते हैं और ग्राउंड के ऊपर जोर से पटकते हैं। जैसे वो ग्राउंड के ऊपर उस हैमर को जोर से पटकते हैं, अरे फॉर्मेशन को बनाने वाले जितने भी लड़के होते हैं वो सभी के सभी उनको एक झटका लगता है। थोड़ी देर के लिए उन सभी को एक झटका लगता है, जिसकी वजह से वो अपनी फॉर्मेशन को मेंटेन नहीं रख पाते। थोड़ी देर के लिए वो सभी लोग अपना कंट्रोल खो देते हैं। एम्परर मो वैंग जुनजी से कहते हैं चलो जल्दी से अपनी तलवार को यूज करो। तो जुनजी अपनी तलवार को उठाता है, अपनी किंग लेवल के मूव को यूज करते हुए सामने की तरफ एक जबरदस्त स्लैश लगाता है। सिर्फ एक ही स्लैश के साथ उस बड़ी अरे फॉर्मेशन को तोड़ देता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और उस धमाके के हटने के बाद हमारा जुनजी अपने टाइगर के ऊपर बैठ जाता है और कहता है जियान सेक्टर के लोग इतने भी पावरफुल नहीं है, मुझे लगा था कि तुम लोग काफी ज्यादा पावरफुल होगे। व्हाइट टाइगर बड़ी स्पीड से वहाँ से भागना स्टार्ट करता है, जबकि जेसन चैंग अभी भी उसके पीछे लगा होता है। जेसन चैंग पीछे से उसके ऊपर अटैक कर रहा था। वो उसे कहता है वेंजियन सेक्टर के मास्टर का बेटा हूँ, यानी कि मैं वेंजियन सेक्टर का यंग मास्टर हूँ। तुम्हें मेरी कमांड को सुनना होगा, जल्दी से यहीं पर रुक जाओ वरना मैं तुम सभी को मार डालूंगा। वो बार बार पीछे से उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। जुनजी कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ जल्दी से खत्म करने वाला हूँ। टाइगर से कहता है टाइगर और भी ज्यादा तेजी से उड़ो। टाइगर और भी ज्यादा तेजी के साथ उड़ता है। जेसन कहता है तुम यहाँ से भागकर नहीं जा सकते। वो ग्राउंड के ऊपर अपना पाँव जोर से मारता है और अपनी पावर्स को रिलीज करता है और एक जोरदार पुश लगाता है, जिससे वो जल्दी से उड़ता हुआ उनके पीछे पहुंच जाता है। उसे कहता है तुम इतना आसानी के साथ तो भाग नहीं सकते। ऐसे जेसन हमारे जुनजी के करीब पहुंचता है, अपनी तलवार को घुमाने लगता है। जुनजी अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके बाजू के ऊपर कट लगाता है, जिसकी वजह से उस बेचारे का बाजू कट जाता है और वो जोर जोर से चलाना शुरू कर देता है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर नीचे गिर जाता है। जुनजी के वहाँ से भाग जाने के बाद जेसन चैंग के फादर वहाँ पर पहुंच जाते हैं। फादर अपने बेटे की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। वो जल्दी से भागते हुए वहाँ पर आते हैं और जेसन से कहते हैं जेसन तुम्हें क्या हुआ, इतनी बुरी हालत तुम्हारी कैसे हो गई, किसने तुम्हें इतनी बुरी तरह से पीटा है, प्लीज मुझे माफ करना कि मैं लेट हो गया। तो वहाँ पर उनके जो दूसरे डिसाइपल्स होते हैं वो उनको बताते हैं प्लीज मास्टर ये सब कुछ यंग मास्टर के साथ एक लड़के ने किया है। फादर चिल्लाकर उन सभी से कहते हैं तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद रखो, तुम मेरे बेटे को भी नहीं बचा पाए। जेसन चैंग वहाँ पर अपने डैड के सामने रोना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है डैड उस कमीने जुनजी ने मेरे पास से मेरा सारा खजाना लूट लिया, उस अरे फॉर्मेशन के अंदर से जो कुछ भी मिला वो लेकर चला गया और साथ ही उसने मेरा बाजू भी तोड़ दिया है। मेरी तलवारबाजी भी उस लड़के के सामने काम नहीं आई। तो फादर उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं और इसी के साथ ही जेसन को एक हिचकी आती है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो फादर और भी ज्यादा गुस्सा होते हैं। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और एक जोरदार चीख मारते हैं। फिर साथ ही अपने लोगों से कहते हैं जल्दी से जल्दी मेरे ऑर्डर सभी लोगों को तक पहुंचा दो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जितने भी डिसाइपल्स हैं वो सभी लोग क्लाउड डायनेस्टी में जाओ, जाकर उस लड़के क्लाउड चू को ढूंढो। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन है। अगर 10 दिन में तुम उस लड़के को नहीं ढूंढ पाए तो तुम सभी लोग मरोगे, क्योंकि मैं उस लड़की को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ जिसने मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ किया है। नेक्स्ट दिन फिर से हमारे जुनजी का दिखाया जाता है। जुनजी अपने टाइगर के ऊपर बैठकर उड़ता हुआ बड़ी स्पीड से जा रहा होता है। हमारा जुनजी वहीं पर अपने पास से रिंग निकालता है। ये वाली रिंग उस लड़के की होती है जेसन चैंग की। एम्परर मो वैंग उसे कहते हैं लड़के तुमने ये क्या कर दिया, तुमने वेंजियन सेक्टर के यंग मास्टर के को भी तोड़ दिया और साथ में उसके सारा खजाना भी उसके पास से लूट लिया है। मुझे नहीं लगता कि वेंजियन सेक्टर अब तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। वेंजियन सेक्टर काफी ज्यादा पावरफुल सेक्टर है, तुम्हें उनके बदले से डरना चाहिए। ये कहता है मुझे उनसे डरने की क्या जरूरत है। साथ ही वो जेसन चैंग की रिंग के अंदर से क्रिस्टल को निकालता है। एम्परर जैसे इस क्रिस्टल को देखते हैं वो कहते हैं ये तो एक 7 स्टार स्पिरिट एक्यूमुलेटिंग स्टोन है। ये कहता है क्या तुम्हें भी इसके बारे में पता है। एम्परर से कहते हैं मुझे इस बारे में कैसे नहीं पता होगा, मैं पिछले हजारों लाखों साल से जिंदा हूँ और मैं एम्परर लेवल का एक मास्टर हूँ, इस बारे में क्यों नहीं पता होगा। एम्परर मो वैंग उसे कहते हैं ये एक 6 रैंक का स्टोन है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ये पावर इतनी ज्यादा फ्राइटनिंग है कि हर एक चीज को ये डरा सकती है, जहाँ तक कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी इससे बहुत ज्यादा डरते हैं। ये एक बहुत ही स्पेशल वेपन है, अगर तुम एक सीक्रेट मार्शल आर्ट्स को सीखना चाहते हो तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। जुनजी कहता है मैंने भी इसके बारे में कुछ सुन रखा है, मैंने तो सुना था कि ये वाला स्पेशल स्टोन ये सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट स्टार सेक्टर वालों के पास ही होता है और सिर्फ एंशिएंट स्टार सेक्टर के एल्डर्स इस स्टोन को अपने पास रख सकते हैं। किसी आम इंसान के हाथ में ये वाला पत्थर लग जाएगा तो उसे मार दिया जाता है, उसके पास ये पत्थर नहीं रह सकता। एम्परर मो वैंग उसे कहते हैं तो फिर सोचने वाली बात तो ये है कि ये वाला स्टोन वेंजियन सेक्टर के यंग मास्टर के पास कैसे आ गया, क्योंकि ये स्टोन तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और सिर्फ एंशिएंट स्टार सेक्टर के लोगों के पास ही होना चाहिए। जुनजी कहता है सिर्फ सवाल यही नहीं है बल्कि और भी बहुत सारे सवाल हैं। लोगों के पास इस स्पेशल स्टोन का होना और 17 साल पहले ब्लड वुकामाई डायनेस्टी के ऊपर अटैक करना, वेंजियन सेक्टर को इस सब का पता ना होना, कहीं ये सब कुछ कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 97 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ग किंग के एपिसोड 98 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुनजी वेंजियन सेक्टर के यंग मास्टर से बचकर निकल आता है। वो अपने व्हाइट टाइगर के ऊपर बैठकर वहाँ से निकल आता है और उसके पास अवेकनिंग ग्रास भी आ चुकी है। जुनजी वहाँ से सीधा अपनी कैम्सिस फैमिली में वापस आता है। कैम्सिस फैमिली में कैम्सिस मैंशन में जाता है जहाँ पर अंडरग्राउंड में उसके फादर को रखा गया है। मास्टर रिवर हुआ के साथ वहाँ पर जाता है और अपने फादर को कफन के अंदर से बाहर निकालता है और उनके सामने खड़े होकर कहता है फादर मैं वापस आ गया हूँ और मैं आपके लिए अवेकनिंग ग्रास को भी लेकर आया हूँ। करता हूँ कि ये अवेकनिंग ग्रास आपके ऊपर काम करेगी और आप
फिर से उठकर खड़े हो जाएंगे और मुझसे बात कर सकेंगे। रिवर हुआ वहाँ पर सोच रहे होते हैं ब्लड वू बहुत ही जल्दी वापस आने वाला है, यहाँ पर स्टार चू की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। इस लड़के ने अपनी जान को दांव पर लगाकर इस अपने बाप के लिए वेकनिंग ग्रास लेकर आया है ताकि वो अपने फादर को ठीक कर सके। अगर इसका फादर स्टार चू भी फिर से ठीक हो जाता है तो हमारे पास जनरल ब्लड वू से फाइट करने का एक और चांस बढ़ जाएगा। शुंजी आगे बढ़ता है, अपनी वेकनिंग ग्रास को यूज करते हुए अपने फादर को वो खिला देता है। जैसे उसके फादर की बॉडी के अंदर वेकनिंग ग्रास जाती है तो उनकी आंखें खुल जाती हैं। शुंजी उनके सामने खड़ा होता है, वो उसे कहते हैं क्या तुम मेरे बेटे क्लाउड चू हो? शुंजी उनसे कहता है हाँ डैड जी मैं ही हूँ, और वो जल्दी से उसके गले लग जाता है और वो दोनों यहाँ पर रोना शुरू कर देते हैं। शुंजी से कहता है डैड बचपन से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, मैं आपको बहुत ज्यादा ढूंढा लेकिन आप मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। मास्टर रिवर हुआ भी वहाँ पर खड़े रो रहे होते हैं और कहते हैं मुझे भी तुम दोनों को देखकर बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। बाद वो दोनों बाप बेटा उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। स्टार चू से कहते हैं रिवर हुआ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे बेटे को मुझसे वापस मिला दिया। तो रिवर हुआ से कहती है ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ बल्कि आपका बेटा वाकई में एक बहुत बड़ा जीनियस है। इसने न सिर्फ हमारी कैम्पसिस फैमिली को ज्वाइन किया बल्कि पहले ही दिन जहाँ पर आकर इसने सभी लोगों को बहुत ज्यादा शॉक कर दिया है। सबसे ये इंपीरियल कैपिटल में एंटर हुआ है, इसके तो नाम के चर्चे हो रहे हैं। इस वक्त ये पूरे इंपीरियल सिटी में सारी की सारी बिजनेस कम्युनिटी का बादशाह बना हुआ है, यानी कि उन सभी के ऊपर यही बॉस है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने हमारे यहाँ पर तीसरा किंग लेवल का वेपन अपने हाथों से बनाया है। इसके अलावा इसने ड्रीम फैमिली के यंग मास्टर जिसका नाम ब्लैंक जेन था उसको भी हरा दिया। इसकी वजह से हमारी कैम्पसिस फैमिली बहुत ज्यादा ग्लोरीफाइड हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एम्परर की बीमारी का इलाज भी इसी लड़के ने किया है, जिसकी वजह से एम्परर भी इसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। वो तो इसको कुर्सी के ऊपर बिठा देते हैं, यानी कि अपने थ्रोन के ऊपर बिठा देते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद स्टार चू काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं भाई क्या वाकई में मेरा बेटा इतना ज्यादा महान काम कर रहा है, मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा फख्र है। शुंजी अपने डैड से तारीफ सुनने के बाद शर्माते हुए कहता है डैड जी तो बस तो छोटी मोटी बातें हैं, तो हमें यहाँ पर और भी जरूरी बातें करनी है, जैसे कि मेरी माँ के बारे में। आप मुझे माँ के बारे में बताएं कि वो कहाँ पर है। मुझे ये भी बताएं कि मेरी माँ का एंशियंट स्टार सेक्टर वालों के साथ क्या ताल्लुक है। आखिर जनरल ब्लड वू यहाँ पर क्यों आया था और वो मेरी माँ को किडनैप करके क्यों ले गया। कि डैड उसे कहते हैं आज या कल तुम्हें इस बारे में पता चलना ही था। चलो ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में बताता हूँ। तुम्हारी माँ का नाम एल्वीना था और वो ल्यू फैमिली की इकलौती डॉटर थी और बहुत ही पावरफुल भी थी। ल्यू फैमिली उस वक्त एंशियंट स्टार सेक्टर के अंडर आने वाली फैमिलीज में से सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल फैमिली थी। हमारी माँ बहुत ज्यादा खूबसूरत और गिफ्टेड थी। वो 20 साल की उम्र में ह्यूमन स्पिरिट लेवल में पहुंच चुकी थी। 20 साल की उम्र में ह्यूमन स्पिरिट लेवल में पहुंचना ये बहुत ही खास बात थी। अपने सेक्टर में सबसे ज्यादा टॉप क्लास का जीनियस माना जाता था, यहाँ तक कि हर तरफ से सभी लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। हमारे ग्रैंडफादर जो कि ल्यू फैमिली के मास्टर हैं, उन्होंने तुम्हारी माँ एल्वीना की शादी तय कर दी थी एंशियंट स्टार सेक्टर के मास्टर के बेटे के साथ। एंशियंट स्टार सेक्टर का यंग मास्टर था, उन्हें लगा था कि अगर वो अपनी बेटी एल्वीना की शादी उनके साथ करेंगे तो उन दोनों के ताल्लुक बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और इनकी फैमिली की रेपुटेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन तुम्हारी माँ को इस शादी से बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं थी, वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसी वजह से एल्वीना ने अपने घर से भागने का फैसला किया। वहाँ से भागने के बाद वो सीधी क्लाउड सिटी में चली आई। क्लाउड सिटी में आने के बाद जहाँ पर हम दोनों की मुलाकात हुई, हम दोनों की मुलाकात हुई और हम दोनों को प्यार हो गया। उसके बाद हम दोनों ने आपस में शादी कर ली। लेकिन जब ल्यू फैमिली वालों को इस बारे में पता चला तो उनकी बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी, क्योंकि उनकी बेटी ने घर से भागकर किसी एक आम फैमिली के लड़के के साथ शादी कर ली थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर को यहाँ पर भेजा जिसका नाम जनरल ब्लड वू था। जनरल ब्लड वू को यहाँ पर 16 साल पहले भेजा गया था। असल मिशन यहाँ पर आकर एल्वीना को वापस ले जाना था, यहाँ पर आकर इंपीरियल फैमिली के ऊपर अटैक करना। ये सब कुछ तो सिर्फ एक छलावा था। लियांग टावर में जो बैटल हुई थी 17 साल पहले, वो सब कुछ इसी वजह से हुआ था। वो सब कुछ तुम्हारी माँ की वजह से हुआ था। उसी दिन जिस दिन ब्लड वू यहाँ पर आया था उसी दिन तुम पैदा हुए थे। पैदा होने के बाद मैं लियांग टावर में वापस गया। मैंने वहाँ पर जाकर जब देखा तो वहाँ पर सभी लोगों की लाशें पड़ी थी। कुछ लोग वहाँ पर जख्मी हालत में मदद मांग रहे थे, लेकिन मैं वहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। उन सभी लोगों की मदद नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे पता था कि मेरा बच्चा अभी बहुत ज्यादा छोटा है और उसे मेरी जरूरत है। इसी वजह से मैं जल्दी से वापस घर आ गया ताकि मैं तुम्हें संभाल सकूं। ऊपर से मेरी वाइफ तो बहुत ज्यादा कमजोर थी तुम्हें जन्म देने की वजह से। इसी वजह से मैं तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं वहाँ से वापस आया, तुम दोनों को अपने साथ लिया और सर्कुलेशन में चला गया। कुछ अर्सा के बाद जनरल ब्लड वू को हमारे वेयर अबाउट्स के बारे में पता चल गया और हम दोनों तक पहुँचाया। हमारे पास पहुँचने के बाद टीना ने अपने गले के ऊपर खंजर रखा और अपने डैड से कहा, उसने अपने डैड से कहा कि अगर उसने उसके हस्बैंड को मारा तो वो अपनी जान ले लेगी। तो उसके डैड को भी मजबूरन ये सब कुछ करना पड़ा। वो अपनी बेटी को प्यार भी करते थे, इसी वजह से उन्होंने मुझे जिंदा छोड़ दिया। हमारी माँ ने उनके साथ एक समझौता किया, वो उनके साथ वापस चली गई। तो उसके बाद तुम्हारी माँ वहाँ से जनरल ब्लड वू के साथ वापस गई और अपनी फैमिली ल्यू फैमिली में चली गई है। उसी के साथ ही उसके डैड वहीं पर होना शुरू कर देते हैं। शुंजी आगे बढ़ता है और अपने डैड से कहता है, डैड आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आपकी वजह से नहीं हुआ, आपके लिए सैक्रिफाइस नहीं दिया, लोग एक ना एक दिन उन्हें वापस लेकर आएंगे। उसके फादर उसे कहते हैं, नहीं ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैं एल्वीना को बचा नहीं पाया, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। फिर साथ ही वो फिर से रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, बेटा प्लीज मुझे माफ कर देना। शुंजी अपने फादर से कहता है, फादर मैंने आपको कहा ना कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी मैं अपनी माँ को वापस लेकर आऊंगा और उसके बाद हम तीनों एक साथ फिर से होंगे। तो फादर उसे कहते हैं, तो मुझे ये बताओ कि आगे तुम क्या करने वाले हो। शुंजी कहता है, फादर आपको रेस्ट करने की जरूरत है, बाकी सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी मैं अपने रोड ऑफ रिवेंज के ऊपर चलने वाला हूँ। मैं जनरल
जनरल ब्लड वू से तो बदला लूंगा, इसके साथ साथ ल्यू फैमिली वालों से भी बदला लिया जाएगा। तो यहीं से नेक्स्ट सीन में जनरल ब्लड वू का दिखाया जाता है। जनरल ब्लड वू एक पीक के ऊपर बैठा होता है, कल्टीवेट कर रहा होता है। एक बार कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद जब अपनी आंखें खोलता है, इसके साथ ही उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसने यहाँ पर एक नई टेक्निक जिसको 9 जीन रिटर्न्स टू द बॉडी कहा जाता है, वो स्पेशल टेक्निक को मास्टर कर लेता है। एक इवल कल्टीवेशन टेक्निक होती है। इस इवल कल्टीवेशन टेक्निक को मास्टर करने के साथ उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे वो अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करता है तो उसका बेटा सोरवू, उसके साथ वो दूसरी लड़की मिचेल, वो दोनों जल्दी से वहाँ पर आते हैं और आकर अपने फादर को बधाई देते हैं। उसे कहते हैं आपको बहुत ज्यादा बधाई हो गया, आपने यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया और इस इवल टेक्निक को भी मास्टर कर लिया है। उसके फादर उसे कहते हैं हाँ मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली 9 जीन मैजिकल इवल टेक्निक को मास्टर कर लिया है, साथ ही मैं जिनजैंग ग्रे 9th लेवल तक पहुंच चुका हूँ। जल्दी मैं ब्रेक थ्रू करने के बाद निर्वाणा स्टेज पर पहुंच जाऊंगा। एक बार मेरा ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो जाए उसके बाद क्लाउड डायनेस्टी में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो कि मेरे सामने टिक सके। फिर साथ ही वो अपनी सारी आर्मी से कहते हैं सभी लोगों जल्दी से मेरे ऑर्डर्स को सुनो, हम लोग वापस जा रहे हैं। इस बार हम लोग यहाँ से वापस मुड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार जब हमारी जिंगटियान आर्मी इंपीरियल सिटी में घुसेगी तो उस वक्त इंपीरियल सिटी में क्लाउड डायनेस्टी का नया किंग बैठेगा, नया एम्परर, यानी कि मैं वहाँ पर गद्दी के ऊपर बैठूंगा। सभी लोग अपने किंग के नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। सीन हमें दूसरी जगह का दिखाया जाता है, कैम्सिस फैमिली का। यहाँ पर हमारे जुंजी की रेजिडेंस के ऊपर जुंजी के अपने फादर के साथ वापस मिलने और जुंजी के सही सलामत वापस आने पर जश्न मनाया जा रहा होता है। स्नो को भी उसका छोटा भाई मिल गया है। वो अपने छोटे भाई के साथ लाड करते हुए कहती है चलो जल्दी से तुम भी ड्रिंक करो। वो उसे कहता है मैं ड्रिंक कैसे कर सकता हूँ, मैं तो भी बहुत ही छोटा हूँ। स्किन भी यहाँ पर बैठी होती है और काफी ज्यादा खुश होती है। वो हमारे जुंजी के डैड के साथ गप्पे लगा रही होती है। जबकि दूसरी तरफ हमारे जुंजी और मास्टर मो का सीन दिखाया जाता है। एम्परर मो वैंग हमारे जुंजी के पास खड़े होते हैं। जुंजी उसे कहता है जैसा कि आपने मुझे कहा था, अपने कनेक्शन को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया है, अब आप काफी दिनों तक यहाँ से बाहर जा सकते हैं और दूर भी जा सकते हैं। रीइंकार्नेशन बीट के साथ आपका कनेक्शन पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तकरीबन 7 दिन के लिए आप मुझसे दूर रह सकते हैं और उसके बाद आपको वापस आना पड़ेगा। तो एम्परर मो वैंग उसे कहते हैं तुम्हें पता है ना कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ हंसी खुशी बांटने का फैसला किया था, क्योंकि मैं तुम्हारा पपेट हूँ तो हम दोनों एक साथ ही मरेंगे और जिएंगे। अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं ह्यूमन सेक्टर के बचे कुछ खजाने को ढूंढकर यहाँ पर तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। बहुत ही जल्दी मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आने वाला हूँ, तुम्हें बस इंतजार करना होगा। और वो साथ ही वहाँ से चले जाते हैं। जुंजी वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। वो अपने रीइंकार्नेशन स्टोन को निकालता है और उसके अंदर चला जाता है। जुंजी कहता है पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत सारे मटेरियल्स को हासिल किया है, उन सारे के सारे मटेरियल्स को अभी मुझे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना होगा। तो जुंजी अपनी रीइंकार्नेशन स्टोन स्पेस के अंदर चला जाता है और कहता है अब मुझे यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक को मास्टर करना है जिसे बॉडी एक्सरसाइज फार्मूला कहा जाता है, जिससे मैं अपनी बॉडी को स्टील से ज्यादा हार्ड बना सकता हूँ। जुंजी वहीं पर बैठकर उस स्पेशल टेक्निक को कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। जुंजी कहता है अगर कोई नॉर्मल इंसान इस कल्टीवेशन टेक्निक को मास्टर करना स्टार्ट करेगा वो इसके पहले लेवल को कल्टीवेट करने के बाद मम्मी बन जाएगा कि उसकी पूरी बॉडी सूख जाएगी। लेकिन इसके टोटल 9 लेवल्स होते हैं। अगर मैं इसके 9th लेवल तक पहुंच जाता हूं तो मेरी पूरी बॉडी स्टील की तरह बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी। अगर आप 9th लेवल को अचीव कर लेते हैं तो ऐसे वॉरियर जो कि सुप्रीम एम्परर राम में है वो भी आपको हरा नहीं सकते। लेकिन इस टेक्निक की बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसको कल्टीवेट करते हुए बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो जुंजी जैसे उस कल्टीवेशन टेक्निक को एक्टिवेट करता है तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होना स्टार्ट होता है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। जुंजी कहता है इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी के अंदर पूरे 1000 नाइफ्स घुसा दिए गए हों। यहाँ पर मैं पहले लेवल को मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला लेवल इतना ज्यादा हार्ड है तो आगे जाकर क्या बनेगा। जुंजी जैसे तैसे वहाँ पर बैठकर सबको बर्दाश्त कर रहा होता है। वो काफी देर तक वहाँ पर बैठता है और उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारा पानी बह रहा होता है। जुंजी कहता है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी मुझे इसको मास्टर करना ही होगा। वहीं पर बैठे बैठे हमारा जुंजी इकट्ठे 3 लेवल्स को ब्रेक थ्रू करने वाला है। वो कहता है अगर मैं यहाँ पर 3 लेवल्स को इकट्ठे ब्रेक थ्रू करता हूँ तो उसी के बाद ही मुझे यहाँ पर हासिल होने वाला है। जुंजी ने यहाँ पर स्पेशल टेक्निक को मास्टर किया और वो कहता है मुझे यहाँ पर अब रॉक बॉडी हासिल हो चुकी है। हालांकि जो रॉक बॉडी के साथ एम्परर लेवल के पर्सन के पंच को ब्लॉक तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इवल स्पिरिट की टेक्निक्स को ब्लॉक कर सकता हूँ, यानी कि वो मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे। और जनरल ब्लड वू के पास इवल स्पिरिट की पावर्स हैं, इवल मैजिक मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे। हमारा जुंजी ब्रेक थ्रू करने के बाद अपने कपड़े पहनता है और साइड के ऊपर देखता है तो उसके पास जो उसकी मेटासाइकोसिस एम्परर की बुक होती है वो चमकना शुरू होती है। कहता है जब भी मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करता हूँ तो ये बुक चमकती है, चलो देखते हैं कि इस बार मुझे क्या मिलने वाला है। पिछली बार जब मैंने ब्रेक थ्रू कंप्लीट किया था तो मुझे फिनिक्स की पावर मिली थी, इस बार भी ये अपने आप यहाँ पर मुझे कुछ देने वाली है, तो चलो खोल कर देखते हैं कि आखिर इसमें से क्या निकलेगा। वो जैसे ही उसके पन्ने को पढ़ता है तो उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। इतनी सारी एनर्जी निकलने के साथ ही हमारे जुंजी को एक बैकग्राउंड सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे जुंजी को दिखाया जाता है कि एक बंदा मेटासाइकोसिस एम्परर हो सकता है। वो किसी जगह के ऊपर अटैक कर रहा होता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। किसी इमॉर्टल क्लैन के बारे में होता है। इमॉर्टल क्लैन वालों का मेटासाइकोसिस एम्परर ने को चोरी कर लिया होता है, जो कि बहुत ही स्पेशल ट्रेजर होता है। और वो सभी लोग से कह रहे होते हैं तुमने हमारे ट्रेजर को चोरी किया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो इमॉर्टल सेक्टर का जो लीडर होता है वो इसे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी को इस तरह से तोड़ने वाला हूँ कि तुम दोबारा कभी भी रीइंकार्नेट नहीं कर पाओगे। तो मेटासाइकोसिस एम्परर से कहता है तो तुम यहाँ पर मुझे कर्ज करने वाली हो कि मेरी सोल दोबारा से रीइंकार्नेट ना हो सके। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, तुम सभी लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैं मेटासाइकोसिस हूँ, मैं ही गॉड हूँ। साथ ही वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो ये सारी की
की सारी मेमोरीज हमारे जुंजी को दिखाई जाती हैं। हमारे जुंजी को इस बार वो वाला ट्रेजर मिलने वाला है जो कि मेटासाइकोसिस एम्परर ने, जो कि उसने इमॉर्टल क्लैन के लोगों से चोरी किया था। ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 89 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ग किंग के एपिसोड 99 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने मेटासाइकोसिस किंग को देखा था। जुंजी जब अपनी मेटासाइकोसिस बुक को ओपन करता है तो उसे यहाँ पर एक और मेमोरी दिखाई देती है। पता चलता है कि मेटासाइकोसिस ने टोटल क्लैन का एक बहुत ही स्पेशल ट्रेजर चोरी किया था और वो स्पेशल ट्रेजर अभी भी उसके पास होता है। मेमोरी के खत्म होने के बाद हमारा जुंजी अपने सर पे हाथ रख के खड़ा होता है और कहता है, लास्ट टाइम मुझे इसी तरह की एक मेमोरी दिखाई दी गई थी जिसमें फीनिक्स फाइट कर रहा था और इस बार मुझे फाइट दिखाई गई है। मेटासाइकोसिस एम्परर ने खुद से इमॉर्टल क्लैन के लोगों से कुछ चीज चोरी की है। जुंजी कहता है, तो मुझे लेजेंड्स के बारे में इतना तो पता है कि मेटासाइकोसिस एम्परर ने अकेले ही ह्यूमंस में जाकर बहुत सारे इमॉर्टल्स को मार दिया था। तादाद बहुत ज्यादा थी। अब इसने वहाँ पर इमॉर्टल्स की जान ली तो इसके बाद से नाम सभी लोगों में जानने लगा है। सभी लोग इसे मेटासाइकोसिस एम्परर के नाम से जानने लगे। जुंजी कहता है, मेटासाइकोसिस एम्परर तो एक बहुत ही महान इंसान और एक लेजेंडरी कैरेक्टर है। समझ नहीं आती कि मेरे पास इसका ये वाला रीइंकार्नेशन स्टोन कहाँ से आ गया और मुझे इसकी बुक कहाँ से मिल गई है। उस बुक को ओपन करता है तो अब जब वो उस बुक को ओपन करेगा तो उसके अंदर से वो ट्रेजर निकलेगा। वो उस बुक को ओपन करता है तो उसके अंदर होली स्पिरिट ब्रीड होता है। जुंजी कहता है, ये तो वाकई में इमॉर्टल क्लैन वालों का होली स्पिरिट ब्रीड है। जी कहता है, ये तो इस वक्त का सबसे बेस्ट ट्रेजर है। कहता है कि इसके अंदर से बहुत सारी होली स्पिरिट निकलती है और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो भी वॉरियर इसको यूज करेगा, इस होली स्पिरिट ओरा को इस्तेमाल करेगा, कल्टीवेशन स्पीड 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और ना सिर्फ ये कि बल्कि वो कभी भी अपने इनर डीमन के कंट्रोल में नहीं आ पाएगा। इनर डीमन उसे कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। जी कहता है, अगर फ्यूचर में कभी मेरे सामने इस तरह की कोई सिचुएशन आती है कि मैं अपनी कल्टीवेशन में फंस जाता हूँ और मैं आगे नहीं बढ़ पाता, तो मेरे पास ये वाला स्पेशल बीड है। होली स्पिरिट बीड को यूज कर सकता हूँ। मैं इसको यूज करते हुए अपने आप को बॉटलनेक से बाहर निकालूंगा और अपनी कल्टीवेशन को से बढ़ा लूंगा। अब तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई लंबी तो नहीं छोड़ा, लेकिन ये बात वाकई में सच है कि मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है। मुझे इतने सारे रिसोर्सेज मिल गए हैं जो कि बहुत ज्यादा काम के हैं। हमारा जुंजी अपने रीइंकार्नेशन स्टोन के अंदर से बाहर निकलता है तो एक बंदा उसके पास आता है और उसे आकर रिपोर्ट देता है। वो उसे कहता है, मास्टर स्नो ने आपके लिए मैसेज भिजवाया है, आपसे मिलना चाहते हैं। आपने उन्हें जो काम दिया था वो कर रहे हैं। कहता है, लेकिन वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। बंदा उनसे कहता है, मास्टर स्नो ने मुझे कहकर भेजा है कि उन्होंने कहा कि आपने उसे जो ड्रैगन स्पिरिट गैदरिंग अरे फॉर्मेशन बनाने का कहा था, इस अरे फॉर्मेशन को बना तो दिया है लेकिन वो उनसे एक्टिवेट नहीं हो पा रही। उन्हें लगता है कि शायद इसमें कोई कमी रह गई है, इसलिए आपको वहाँ पर जाकर चेक करना होगा कि उसमें क्या कमी रही है। ये उसे कहता है, अच्छा ठीक है, मैं वहाँ पर चला जाऊंगा। तो नेक्स्ट सीन में माउंटेन पीक का दिखाया जाता है। इस माउंटेन को ग्रेट सेज माउंटेन कहा जाता है। उस माउंटेन पीक के ऊपर मास्टर स्नो खड़े होते हैं। मास्टर स्नो ड्रैगन गैदरिंग अरे फॉर्मेशन को बना रहे होते हैं और इस अरे फॉर्मेशन को बनाने के बाद वो वहाँ पर खड़े सोच रहे होते हैं कि मैंने यहाँ पर कौन सी गलती कर दी। लगता है कि इसमें कोई ना कोई कमी रह गई जो इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं किया जा रहा। जुंजी ने मुझे कहा था, इस पेपर के ऊपर लिखे हुए सारे तरीके के मुताबिक मैंने बिल्कुल वैसी अरे फॉर्मेशन को बिछाया है, मुझसे एक्टिवेट क्यों नहीं हो पा रही। जुंजी वहाँ पर आता है और उससे कहता है, क्या तुम इसको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हमें इसको एक्टिवेट तो करना ही नहीं है। वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, जुंजी फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, चलो जल्दी से मुझे बताओ कि इसमें कहाँ पर कमी रही है। जुंजी कहता है, मास्टर स्नो मैंने आपको ये नहीं कहा था कि हम लोग ड्रैगन अरे फॉर्मेशन को बनाने के बाद इसको यहाँ पर एक्टिवेट भी करेंगे, हम इसको एक्टिवेट नहीं करने वाले। मास्टर स्नो से कहते हैं, अगर तुम इसको एक्टिवेट नहीं करने वाले तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम्हारा इरादा क्या है, तुम क्या करने वाले हो। हमारा जुंजी अपनी तलवार निकालता है और उनसे कहता है, बस देखते जाएं कि आगे मैं क्या करने वाला हूँ। और वो जल्दी से जंप करते हुए रे फॉर्मेशन के सेंटर में चला जाता है और अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर दंसा लेता है। वो अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर दंसाता है तो रे फॉर्मेशन अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और उसके एक्टिवेट होने से आसपास से काफी सारी एनर्जी होती है, वो सीधी इसी रे फॉर्मेशन की तरफ खींची चली जाती है और वहाँ पर आकर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। मास्टर स्नो कहते हैं, हालांकि तुमने अभी तक इसको कम्प्लीटली एक्टिवेट नहीं किया, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी है और ये यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है। जुंजी उनसे कहता है, अभी तो ये बहुत ज्यादा कम है, अभी हमें कुछ और भी करना है। और साथ ही वो अपने पास से वो 5 मेरिडियंस को निकालता है, वो स्पेशल 5 वेन मेरिडियंस जो कि उसे मास्टर ने दी थी, एम्परर मो वैंग ने दी थी। देखकर तो मास्टर स्नो और भी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, मेरे पास ये कहाँ से आई, ये तो जान लेवल की वेन्स हैं। हमारा जुंजी उन जान लेवल की 5 वेन्स को निकालता है और उनको अपनी अरे फॉर्मेशन के अंदर एक्यूमुलेट कर देता है। हमारा जुंजी मास्टर स्नो को सारी बात बताता है। वो उसे कहता है, पहले मैंने यहाँ पर तुमसे इस माउंटेन के ऊपर एक अरे फॉर्मेशन बनवाई है जिसे स्पेशल ड्रैगन अरे फॉर्मेशन कहते हैं। फिर मैंने किंग लेवल के वेपन को यूज करते हुए इस अरे फॉर्मेशन को यहाँ पर एक्टिवेट किया। और तीसरा ये कि मेरे पास जो स्पेशल स्पिरिचुअल वेन्स थी, मैंने उन स्पिरिचुअल वेन्स को इस अरे फॉर्मेशन के साथ मिक्स कर दिया है। तो मास्टर स्नो से कहते हैं, मुझे समझ आ गया कि तुमने यहाँ पर मुझसे इस ड्रैगन रे फॉर्मेशन को क्यों बनवाया है। तुमने इस रे फॉर्मेशन को बनाया है, इसका मकसद ये है कि ये हमारे जितने भी लोग हैं उन सभी की कल्टीवेशन स्पीड को 10 गुना ज्यादा बढ़ा देगी। इस रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के बाद ये आसपास की इवल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी और इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेगी स्पिरिचुअल एनर्जी के, जो कि सिर्फ हमारे लोगों को मिलेगी। इसके साथ साथ ही हमारा क्लाउड बिजनेस भी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और हम सभी लोगों में ज्यादा फेमस हो जाएंगे। जुंजी मास्टर स्नो से कहता है, हम लोग इस वक्त ग्रेट सेज माउंटेन के ऊपर हैं और ये
ग्रेट सेज माउंटेन हमारे क्लाउड बिजनेस का हेडक्वार्टर बनने वाला है, हमारी फाइटिंग का हेडक्वार्टर भी बनेगा यहाँ पर। इसी वजह से मैंने सब कुछ किया है। इस रे फॉर्मेशन की मदद से मैंने यहाँ पर कल्टीवेशन को डबल स्पीड के साथ इंक्रीज किया है कि जब यहाँ पर कोई फाइट होगी तो हम लोग उस फाइट को आसानी से जीत सके। हमारा जुंजी यहाँ पर अपने पास्ट की एक बात बताता है। जुंजी कहता है पास्ट में क्यानवू डायनेस्टी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही शान लेवल की स्पिरिचुअल वेन थी। इस स्पिरिचुअल वेन की मदद से वो मेन स्पिरिट लैंड की इन बड़ी डायनेस्टीज में से एक डायनेस्टी बन चुकी थी। वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो गए थे और इस वक्त हमारी ग्रेट सेज माउंटेन की जो एनर्जी है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो उस पूरी डायनेस्टी की स्पिरिचुअल एनर्जी के बराबर है। तो मतलब यह है कि हम लोग क्यानवू डायनेस्टी से भी ज्यादा पावरफुल हैं। अब वक्त गुजरने के साथ साथ इस ग्रेट सेज माउंटेन को होली लैंड बना दिया जाएगा और इसके यहाँ पर लोग आकर कल्टीवेट करेंगे और यहाँ पर इसको होली लैंड कहा जाएगा। पूरे के पूरे ट्रू स्पिरिट मेन लैंड से लोग यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए आया करेंगे। ये लोग अभी यहीं पर इसी ग्रेट सेज माउंटेन के ऊपर ही खड़े होते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर और वो चला आता है। सौर वो वहाँ पर आता है और उसके साथ एक और एल्डर भी होते हैं। वो दूर से कहता है जहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी तो काफी ज्यादा अजीब है। तुमने यहाँ पर कौन सी अरे फॉर्मेशन को बिछाया हुआ है जो कि ह्यूमन और अर्थ की इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को यहाँ पर कंडेंस कर सकती है। ठीक है, फिर हम लोग खुद ही यहाँ पर आगे आकर देख लेते हैं। मास्टर स्नोज की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम तो सौरवू हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। साथ ही मास्टर स्नोज सोच रहे होते हैं अगर सौरवू यहाँ पर है तो इसका मतलब यह कि ब्लड वू भी वापस आ गया होगा। मैंने इस बारे में क्यों नहीं सुना। अगर ब्लड वू वापस आया है तो फिर हमें पता चलना चाहिए था कि ब्लड वू वापस आ चुका है। जुंजी उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है क्या तुम ब्लड वू के बेटे हो। सौरवू हमारे जुंजी से कहता है मैंने सुना है कि पिछले कुछ महीनों में तुम्हारा क्लाउड बिजनेस यहाँ के 5 बिजनेस के ऊपर कब्जा कर चुका है और सबसे टॉप क्लास का बिजनेस बन चुका है। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक टॉप क्लास के बिजनेस का जो बॉस होगा वो बस एक छोटा सा लड़का होगा। वाकई में तुम ही क्लाउड बिजनेस के बॉस हो। उसे कहता हाँ मैं ही हूँ, लेकिन मैंने कभी तुम्हें क्यों नहीं देखा। ना तो मैंने पहले कभी तुम्हें देखा और ना ही मुझे तुम्हारे जैसी शक्ल देखने की आदत है। तुम्हारे जैसे अंडरडॉग्स को मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो और वो आगे से जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है तो मुझे लगता है कि यही तुम्हारा स्टाइल है। मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है। मैंने सुना है कि क्लाउड बिजनेस का जो बॉस है उसका एटीट्यूड हमेशा आसमान के ऊपर रहता है। तो सौरवू हमारे जुंजी से कहता है क्या इस ड्रैगन रे फॉर्मेशन को तुमने जहाँ पर सेटअप किया है, चलो जल्दी से मुझे इसका रोड मैप दिखाओ, मुझे बताओ कि तुमने इसको कैसे बनाया है। जुंजी से कहता है मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों दिखाऊंगा। तो वो उसे कहता है क्योंकि मैं सौरवू हूँ, मैं जनरल ब्लड वू का बेटा हूँ, इसी वजह से तुम्हें ये मुझे दिखाना पड़ेगा। क्या इतनी रीजन काफी नहीं है। जुंजी से कहता है तो अगर तुम्हें ये वाली बात कहनी है तो जाओ जाकर अपने बाप ब्लड वू से जाकर कहो कि वो तुम्हें इस बारे में बताए, वो तुम्हें इसका नक्शा दिखा दे। तो सौरवू हमारे जुंजी की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने 5वें पावर को रिलीज करता है और कहता है अब तो मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचोगे, तुमने मेरी बहुत इंसल्ट कर ली। वो हमारे जुंजी को पंच मारता है। तुम्हारा जुंजी अपने किंग लेवल के वेपन को घुमाता है और सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है और वो को पता चल जाता है कि इसके पास किंग लेवल का वेपन है। वो जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है इस लड़के की स्वर्ड स्पिरिट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। साथ ही वो सोच रहा होता है इस लड़के की कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है और इसके पास जो मास्टर स्पिरिट है वो भी लो लेवल की मास्टर स्पिरिट है, लेकिन फिर भी इसने मास्टर गूस जिनसोंग को हरा दिया, बड़ी आसानी के साथ उसको हरा दिया और इसके साथ साथ इसने ब्लैंक जिन को भी हरा दिया। इस लड़के को बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए क्योंकि ये मैंने फ्यूचर में बहुत बड़ी ट्रबल बन सकता है। मास्टर स्काई ने भी कहा था कि इस लड़के को इसे जल्दी मारना होगा। तुम्हारा जुंजी सौरवू से कहता है मुझे अभी और भी बहुत सारे जरूरी काम करने हैं, इसलिए प्लीज तुम्हें जो कुछ भी करना है वो जल्दी करो वरना मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। और वो आगे दसना शुरू कर देता है और कहता है तुम तो स्पिरिट लाम के 3rd लेवल पर हो, तुम यहाँ पर मेरे सामने इतने एरोगेंटली कैसे बिहेव कर सकते हो। मैं देखता हूँ कि अब तुम मेरे सामने क्या कर पाते हो। वो अपनी तलवार निकाल अपना भाला निकालता है और आगे उसके ऊपर अटैक करने लगता है। उसी वक्त उसके साथ जो मास्टर होता है उसे कहता है मास्टर प्लीज रुक जाए, आपको इस छोटे से कीड़े के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऑर्डर्स दे, मैं जाता हूँ जाकर इसको मारकर इसका सर काट कर आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। अगर आप चाहे तो मैं इसको आपके सामने घुटनों के पास ले आऊंगा। और साथ ही वहाँ पर खड़े खड़े अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो आसमान के ऊपर से थंडर इलेक्ट्रिसिटी गिरना स्टार्ट होती है। अपनी एक स्पेशल स्किल को यूज करता है जिसका नाम क्योस रेकी अरे फॉर्मेशन होता है, जिससे आसमान के ऊपर से स्पेशल बारिश होने वाली है जिसको क्लाउड वाटर ब्लेड कहते हैं। वो बारिश इतनी ज्यादा पावरफुल होगी और इतनी ज्यादा तेज होगी जिसकी बॉडी के ऊपर भी गिरेगी, उसके अंदर सुराख कर देगी। मास्टर स्नो दूर खड़े देख रहे होते हैं और कहते हैं ये वाली रेन तो किसी की भी बॉडी को तलवार की तरह कट कर सकती है। वो अपने इर्द गिर्द एक घेरा बना लेते हैं जो कि उनको बचा रहा होता है। उनकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा होती है, इसी वजह से वो अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना सकते हैं। वो जुंजी से कहते हैं जुंजी अपने आप को बचाओ, रेन तुम्हारे पर गिरेगी जो तुम्हारी बॉडी में भी सुराख हो जाएंगे। लेकिन हमारा जुंजी वहाँ पर बारिश के नीचे खड़ा होता है, बारिश का पानी उसके ऊपर गिर रहा होता है, लेकिन हमारे जुंजी को कुछ भी नहीं होता क्योंकि हमारे जुंजी ने पिछली एपिसोड में एक स्पेशल टेक्निक जिसको स्टील बॉडी कहा जाता है उसको मास्टर किया था। तो जुंजी उस मास्टर से कहता है क्या तुम बस यहाँ पर मुझे नहलाने वाले थे। सामने वाला मास्टर भी आगे से हंसना शुरू कर देता है। ग्राउंड हिलना शुरू होता है, ग्राउंड के अंदर से एक बड़ा सा झींगा मछली बाहर निकलती है, अपना बड़ा सा मुंह खोलकर हमारे जुंजी को खाने लगी है। तो ये वाली बड़ी सी मछली पीछे कोई बड़ा सा अर्थवर्म है, ये इस मास्टर का स्पिरिचुअल बीस्ट है। हमारा जुंजी जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है, अपनी तलवार निकालकर उस बड़े से स्पिरिचुअल बीस्ट को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। इसके साथ ही वो मास्टर आसमान के ऊपर से फिर से थंडरबोल्ट्स गिराते हैं। वो थंडरबोल्ट्स हमारे जुंजी के ऊपर गिरती हैं। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। मास्टर जुनो भी चलाकर कहते हैं जुंजी क्या तुम ठीक हो। वहाँ पर धमाके के इफेक्ट्स हटने के बाद दिखाते हैं कि हमारे जुंजी ने उसकी बड़ी सी उस मछली या अर्थवर्म जो भी होता है उसको काट दिया होता है और सही सलामत वहाँ पर खड़ा होता है। मास्टर स्नो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मुझे पता था कि तुम ये
कर लोगे। जुंजी कहता है मैंने जो बॉडी एक्सरसाइज परफॉर्म की थी, जो कल्टीवेशन यानी स्टील बॉडी वाली मैंने कल्टीवेशन की थी, जिसकी वजह से मेरी बॉडी अब स्टील से भी ज्यादा हार्ड हो चुकी है। टेक्निक वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। तो यहाँ पर किसी का भी अटैक मेरी बॉडी को पियर्स नहीं कर सकता, कोई मेरी बॉडी के अंदर कोई भी खोल नहीं कर सकता। तुम्हारा शुंजी उस मास्टर से कहता है मुझे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो? मुझे तो लगा था कि तुम्हें जनरल ब्लड वू ने भेजा है तो तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा कर पाओगे, लेकिन तुम तो बिल्कुल बेकार निकले। साथ ही हमारे शुंजी को एक झटका लगता है। मास्टरों से कहते हैं तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जल्दी खुश हो रहे हो, अभी तो मेरा अटैक पूरा भी नहीं हुआ, मैंने अभी अपने अटैक को स्टार्ट किया है। शुंजी की बॉडी के अंदर से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है और आसमान में जा रही होती है उसके रे फॉर्मेशन के अंदर। शुंजी कहता है जहाँ पर उन अटैक्स को यूज किया ताकि तुम आसमान के ऊपर एक रे फॉर्मेशन को बना सको, ताकि तुम मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को चोरी कर सको। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 99 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 100 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जुंजी की बॉडी के ऊपर से एनर्जी निकल रही होती है। सारी एनर्जी उस दूसरे मास्टर ने अपनी रे फॉर्मेशन की मदद से चोरी की होती है। मास्टर से कहता है तुम्हें क्या लगा था कि थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारी बॉडी के ऊपर अटैक किया? नहीं, मैंने तुम्हारी बॉडी के ऊपर अटैक नहीं किया, बल्कि मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल वेन्स के ऊपर अटैक कर रहा था। तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को निकाला जा सकती है, तो थोड़ी देर में तुम्हारी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकल जाएगी और उसके बाद क्या होगा? एम्प्टी शेल बन जाओगे, तुम बड़ी आसानी से यहाँ पर मेरे हाथ से मारे जाओगे। फिर से अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है और फिर से वो उसके पास से ईल मछलियां जो भी ये कीड़े हैं ये उड़ते हुए सीधे उसके पास चले जाते हैं। जुंजी के पास जाते हैं, उसके कंधों के ऊपर बाइट करते हैं और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं। मास्टर हमारे जुंजी से कहता है तो मैं जहाँ पर तुम्हें एडवाइस करूंगा कि तुम्हारे पास जो रे फॉर्मेशन का मैप है वो मेरे हवाले कर दो। तुम मेरे हवाले कर देते हो तो तुम्हें यहाँ पर नहीं पड़ेगा, तुम्हें अपनी जिंदगी गंवाना नहीं पड़ेगी, इसलिए हमें जल्दी से वो सब कुछ दे दो जो हमें चाहिए। तुम्हारा जुंजी उसकी मास्टर स्पिरिट को अपने हाथ में पकड़ता है और वहीं पर मसल कर मार देता है और उसे कहता है तुम मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहते हो तो चलो ठीक है, फिर मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करो। हमारा जुंजी वहीं पर एक जोरदार चीख मारता है, बॉडी के अंदर से आपसी स्पिरिचुअल एनर्जी को खुद ही रिलीज कर देता है। वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, सारी उसकी रिफॉर्मेशन के अंदर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। स्नो कहते हैं कहीं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया, ये क्या कर रहा है? वो भी कहता है इस लड़के ने यहाँ पर इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को क्यों रिलीज कर दिया है, जानबूझकर स्पिरिचुअल एनर्जी को क्यों रिलीज कर रहा है? और वो हंसते हुए कहता है ये लड़का तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, तब ये कि हमारी मास्टर इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसने इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर दिया। लेकिन इस लड़के के पास इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी तो नहीं होनी चाहिए। उसने यहाँ पर डार्क स्पिरिट रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया हुआ है। स्पिरिट रे फॉर्मेशन के लिए इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी कम नहीं होती बल्कि बहुत ज्यादा प्योर और डेंस होती है। मास्टर जिसने रे फॉर्मेशन को बिछाया था, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, उसे महसूस हो रहा था। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़के की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा प्योर हो सकती है कि मेरी 16 मार्शल आर्ट कल्टीवेशन ये भी इसको कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। इसी तरह चलता रहा तो मेरी पूरी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी और मैं यहाँ पर अपने आप मारा जाऊंगा। मुझे यहाँ पर इस सबको रोकना होगा। साथ ही वो अपने साथियों से कहता है तुम सभी लोग इंतजार किसका कर रहे हो, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के को मार डालो। तो वहाँ पर 2 और मास्टर्स होते हैं जो कि इनविंसिबल होते हैं और वो इनविंसिबल होने के बाद जल्दी से जंप करते हुए हमारे जुंजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जुंजी को भी महसूस हो जाता है कि कोई यहाँ पर है, एक पीछे की तरफ से उसके ऊपर अटैक करता है, एक सामने वाली साइड से हमारे जुंजी पर अटैक करता है। जुंजी अपनी पावर्स को रिलीज करता है जिसकी वजह से उन दोनों को झटका लगता है और वो दोनों ही जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाते हैं। जबकि वो मास्टर जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है वो उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो कहता है मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक और ज्यादा नहीं रुक सकता, तो मेरी बॉडी यहाँ पर एक्सप्लोड हो जाएगी। मास्टर स्नो भी ये देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं यहाँ पर तो 3 लोग हैं और तीनों ही एक्सपर्ट्स हैं। कहता है जब से हम लोग ग्रेट सेज माउंटेन के ऊपर आए थे, जैसे यहाँ पर इस बंदे ने अपनी मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन की पावर को रिलीज किया था, उसी वजह से मुझे महसूस हो गया था कि यहाँ पर ये अकेला नहीं बल्कि 3 लोग हैं। तीनों के पास एक सेम मार्शल आर्ट्स की स्पिरिट की टेक्निक है, तीनों के पास सेम मार्शल आर्ट स्पिरिट है। इन लोगों को इसके यूज करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, जहाँ पर मुझे यहाँ पर महसूस हुआ कि ये लोग अलग अलग हैं। तो तीनों ही मास्टर सोच रहे होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लड़का हमारे बारे में इतनी आसानी से सब कुछ देख सकता है और सब कुछ बता सकता है, और इसने हमारी इनविजिबिलिटी को भी देख लिया कि ह्यूमन स्पिरिट आर्म के मास्टर्स भी हमें इतनी आसानी के साथ देख नहीं सकते। आखिर ये लड़का है कौन, ये कहाँ से आया है और इसके पास इतनी नॉलेज कहाँ से है? तो मास्टर स्नो काफी गुस्से में होते हैं। वो सोरवू से कहते हैं यंग मास्टर वू, ये तुमने क्या किया? हम लोग तो यहाँ पर 1-on-1 बैटल करने वाले थे, लेकिन तुमने यहाँ पर 3-on-1 कर दिया। तुम 3 लोग यहाँ पर हमारे एक लड़के के साथ फाइट कर रहे हो, तो वाकई में बहुत बड़े कमीने हो। तुम सभी लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम जनरल ब्लड वू के बेटे और तुम यहाँ पर किस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो? वो भी उसे कहता है जंग में सब कुछ जायज होता है। मैं यहाँ पर कहूँ कि हम 3 के साथ एक फाइट करना चाहते हैं, हम 3 के साथ एक ही फाइट करेंगे। तो तुम्हें इस बात से कोई मसला है तो जाओ जाकर अपने लिए भी 3 लोग लेकर आओ। तुम्हारा जुंजी कहता है मिस्टर जू प्लीज रहने दें, है इसी तरह चलने दें। वो मास्टर रे फॉर्मेशन को रोकने के बाद जिससे वो जुंजी की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे, उसके बाद जुंजी से कहते हैं मैंने तुम्हारे जैसे एरोगेंट इंसान को अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं आज मैं तुम्हें एक सबक सिखाने वाला हूँ। तीनों मास्टर्स अपनी पावर्स को कंबाइन करते हैं और एक बड़ा सा मॉन्स्टर बना लेते हैं जो कि एनर्जी से बना होता है। वो बड़ा सा मॉन्स्टर जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सोरवू और भी ज्यादा खुश हो जाता है। वो हंसते हुए कहता है स्पेशल मूव ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, जहाँ तक ऐसे वॉरियर जो कि क्लाउड 9
लेवल पर हूँ, हीवन राम के 9th लेवल पर हूँ, वो भी इस अटैक को इतनी आसानी से ब्लॉक नहीं कर सकते। नहीं लगता कि जहाँ पर जुंजी इस अटैक को ब्लॉक कर पाएगा, तो ये लड़का यहाँ पर मरने वाला है। तो वो मॉन्स्टर पंच मारने के लिए जैसे हमारे जुंजी के करीब पहुंचता है, हमारा जुंजी अपनी तलवार को घुमाता है और उसके ऊपर सिर्फ एक ही अटैक करता है, उसी के साथ ही वो उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर सोरवू बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो एक जोरदार चीख मारता है। उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने के बाद हमारा जुंजी सोरवू से कहता है, सोरवू क्या अब तुम यहाँ पर स्टार्ट करोगे या फिर यहाँ पर दूर खड़े पर देखते ही रह जाओगे, कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा जल्दी है। वो एक लेटर फेंककर वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। मिस्टर स्नो कहते हैं, ये कमीना तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये इन्विटेशन लेटर देने के लिए आया था, इसका फाइट करने का कोई भी इरादा नहीं था। देखो कैसी चीज यहाँ से डर कर भाग रहा है। हमारा जुंजी मास्टर स्नो से कहता है, मास्टर स्नो मैं चाहता हूँ कि आप बाकी की तीनों पीक्स के ऊपर भी इसी तरह की रेड ड्रैगन फॉर्मेशन को बिछा दें। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हमें इन रे फॉर्मेशन को यूज करना पड़ेगा। इस वक्त जनरल वो हमारी इस डायनेस्टी के तकरीबन 10 मील बाहर अपना कैंप लगाकर बैठा हुआ है, किसी वक्त भी वहाँ यहाँ पर आ सकता है अपने सोल्जर्स को लेकर। तो हमारा जुंजी जब उस इन्विटेशन लेटर को ओपन करता है तो उसके ऊपर लिखा होता है, पहला इन्विटेशन लेटर क्लाउड बिजनेस के प्रेसिडेंट के लिए है, क्योंकि हम लोगों ने एक बैंक्वेट पार्टी का बंदोबस्त किया है जो कि टियानजियान टाई के ऊपर है। वे लोगों को कल दोपहर के वक्त वहाँ पर आना होगा मीरियल सिटी के बाहर। उनमें से जो भी वहाँ पर नहीं आएगा उन सभी को मार दिया जाएगा। इसी वजह से इस लेटर को पढ़ने के बाद तुम सभी लोगों को वहाँ पर आना ही पड़ेगा। और नीचे जनरल ब्लडवू का नाम भी लिखा होता है। सीना में अगले दिन दोपहर का दिखाया जाता है। अगले दिन दोपहर के वक्त टियानजियान टाई स्क्वायर के ऊपर सभी लोग पहुंच जाते हैं, जहाँ तक कि एम्पर भी वहाँ पर आ चुके होते हैं। लोग बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं, जरा जनरल ब्लडवू की हिम्मत तो देखो, एम्पर के पैलेस में आकर एम्पर को इन्वाइट करने की बजाय उसने एम्पर को ही यहाँ पर इस जगह के ऊपर बुला लिया और साथ ही धमकी भी दिया कि जो भी यहाँ पर नहीं आएगा वो उसको मार डालेगा। सभी को भी यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि हम सभी में से कोई भी जनरल ब्लडवू के सामने नहीं टिक सकता। जुंजी भी वहाँ पर पहुंच जाता है और सामने की तरफ देखता है कि अभी तक तो वो यहाँ पर पहुंचा ही नहीं है, ब्लडवू यहाँ पर नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो यहाँ पर कुछ गलत करने की सोच रहा है। भी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और एक दूसरे से भी कह रहे होते हैं कि यहाँ पर जनरल ब्लडवू के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो यहाँ पर उनके काफी सारे लोग हैं जो हमें मार भी सकते हैं। तो एम्परर जोसेफ टैंग अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा होता है और उसके साथ सोरवू खड़ा होता है। वो सोरवू से कहता है, दोपहर हो चुकी है लेकिन तुम्हारा बाप अभी तक नहीं आया, क्या वो यहाँ पर आने भी वाला है या नहीं? सोरवू एम्परर से कहता है, एम्परर आपको तो अच्छी तरह से पता है कि मेरे फादर एक बहुत ही अच्छे कमांडर हैं, वो अपने आर्मी को लीड करने में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, इसी वजह से वो लेट आएंगे। मुझे लगता है कि वो लेट हो जाएंगे, कुछ यहाँ पर बस इंतजार करना होगा। पर गुस्से के साथ से कहते हैं कि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर इंतजार करूँ। साथ ही वो टेबल के ऊपर अपना हाथ जोर के से मारते हैं। जैसे ही वो टेबल के ऊपर अपना हाथ जोर से मारते हैं तो वहाँ पर जो कप पड़ा होता है वो ऊपर हवा में उड़ता है। कप के हवा में उड़ने के बाद वो अपनी पाम को उस कप के साथ टकराती हैं और उसका निशाना सीधा सोरवू होता है। वो सोरवू की तरफ उस कप को फेंक देते हैं। उससे कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वो फैमिली जहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली है, एम्परर अभी तक जिंदा है? अब उड़ता हुआ जैसे ही सोरवू की तरफ आगे बढ़ रहा था, सोरवू पहले तो उसको लाइटली लेता है, जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है वो उसको अवॉइड करता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि इसकी स्पीड और पावर काफी ज्यादा है। साथ ही सोरवू काफी घबरा जाता है और कहता है, हालांकि ये जोसेफ टैंग पिछले कई सालों से बिल्कुल बेकार था, लेकिन आज मुझे पता चला कि ये इतना बेकार नहीं है, ये तो हीवन स्पिरिट राम के 3rd लेवल पर है। तो एम्परर ने जो कब सोरवू को मारा था वो उड़ता हुआ सीधा दूसरी तरफ सड़क के पास पहुंचता है, जहाँ पर घोड़ागाड़ी में जनरल ब्लडवू होता है। वो उसको कैच कर लेता है और उसे कहता है, एम्परर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब एक यंग लड़के के साथ फाइट कैसे कर सकते हैं? अगर आपको फाइट ही करनी है तो फिर मेरे साथ फाइट करो। जुंजी भी उसकी तरफ देखता और कहता है, तो फाइनली जनरल ब्लडवू यहाँ पर अपीयर हो चुका है, चलो अब आगे देखते हैं क्या होने वाला है। तो जनरल ब्लडवू वहाँ पर आने के बाद कहता है, तुम्हारे जैसा एक छोटे दिमाग का इंसान जो कि एक लड़के के ऊपर अटैक कर रहा है, एम्परर कैसे हो सकता है? तुम्हें एम्पररशिप छोड़ देनी चाहिए। एम्परर जोसेफ टैंग उसे कहता है, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? जनरल ब्लडवू से कहता है, तुम्हें अभी तक मेरी बात की समझ नहीं आई, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर डिटेल में सारी बात बताता हूँ। सभी लोगों से कहता है, क्या तुम सभी लोग इस बात के गवाह नहीं हो कि जब से जोसेफ टैंग नया एम्परर बना है, टैंग फैमिली के रियन में जहाँ पर हमारी क्लाउड डायनेस्टी में कोई भी तरक्की नहीं हुई। हमारी क्लाउड डायनेस्टी की सिचुएशन जो है बुरी से भी बुरी होती जा रही है, जहाँ तक कि बाकी की सारी डायनेस्टीज के मुकाबले में हमारी क्लाउड डायनेस्टी सबसे पीछे रह चुकी है। इसी वजह से बाकी की जितनी भी डायनेस्टीज हैं वो सभी की सभी हमें बुली करती हैं और हमें बहुत ज्यादा कमजोर समझती हैं। अगर मैं पिछले कई सालों से तुम्हारे फ्रंटियर को गार्ड नहीं कर रहा था तो मुझे लगता है कि बाकी की सारी डायनेस्टीज कब का तुम्हारी डायनेस्टी को इनगल्फ कर चुकी होती है, उन्होंने तुम्हारे ऊपर अटैक करके तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लिया होता। और ऊपर से हमारे ऊपर एक एम्परर बैठा हुआ है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक मॉब है। तुम यहाँ पर अपना काम नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपने थ्रोन को गिव अप करना चाहिए और किसी ऐसे कॉम्पोनेंट इंसान को यहाँ पर थ्रोन के ऊपर बैठना चाहिए जो कुछ कर सकता हो, कि वो हमारी क्लाउड डायनेस्टी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके और बाकी की डायनेस्टीज के मुकाबले में हमारी क्लाउड डायनेस्टी का नाम सबसे ऊपर हो। ट्रू स्पिरिट मेनलैंड में हमारी क्लाउड डायनेस्टी सबसे ज्यादा पावरफुल हो। मुझे बताओ कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो? एम्परर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, अपने सामने वाले टेबल को उठाकर पटक देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे सामने ये सब कुछ कहने की? क्या तुम यहाँ पर नया एम्परर बनना चाहते हो? क्या तुम यहाँ पर बगावत करना चाहते हो? तुम बहुत ज्यादा कमीने और घटिया इंसान हो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी डिजायर के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। सब कुछ कहकर तुम अपने उस क्राइम को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो तुमने जीलियांग टावर में किया था। आज से 16 साल पहले जीलियांग टावर में तुमने हमारे फैमिली के बहुत सारे लोगों को मार दिया, सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला बचा था। सिर्फ तुमने सारे रेलेवेंट लोगों को मारा, बल्कि तुमने सारे के सारे रिकॉर्ड्स को भी मिटा दिया था।
हमारी क्लाउड डायनेस्टी के सभी लोग इस बात को हमेशा याद रखेंगे, कोई भी इस बात को भूला नहीं है 17 साल पहले तुमने जो कुछ भी किया था। जनरल ब्लड वू से कहता है मेमोरी को भूलना तो बहुत ज्यादा आसान है, हिस्ट्री को भी मॉडिफाई किया जा सकता है, हम लोग हिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं। अब मुझे ये बताओ 5 साल के बाद या फिर 10 साल के बाद कौन तुम्हें याद रखेगा? वैसे भी मैंने तुम्हारी टैंक फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हारी टैंक फैमिली के लिए मैंने इतना कुछ किया है कि मैंने तुम्हारी टैंक फैमिली के आखिरी बचे हुए मेंबर को जिंदा छोड़ दिया, यानी तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशंस है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ निगोशिएट कर सकते हो? साथ ही वो अपनी तलवार निकाल कर उन सभी लोगों के सामने करता है और उन सभी लोगों से कहता है तो तुम सभी लोगों को यहाँ पर मैं आखिरी चॉइस देने वाला हूँ, तुम में से जो लोग भी मेरे साथ होंगे वो जिंदा बचेंगे और जो लोग मेरे खिलाफ होंगे वो सभी लोग मारे जाएंगे। साथ ही वो वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। जोसेफ टैंक कहता है ये बंदा तो पहले से भी ज्यादा बुरा होता जा रहा है, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया तो हमारी क्लाउड डायनेस्टी बिल्कुल भी नहीं बचेगी, ये सभी लोगों को मार डालेगा। एम्परर से कहते हैं जनरल ब्लड वू जब तक तुम यहाँ पर मुझे मार नहीं देते तब तक तुम यहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, तब तक तुम्हें क्लाउड डायनेस्टी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। अपने पास एक स्पेशल वेपन को यूज करते हैं जिसको क्लाउड आयरन गार्ड कहते हैं। जैसे वो वहाँ पर उस वेपन को यूज करते हैं तो बहुत सारे क्लाउड आयरन गार्ड्स वहाँ पर पहुंच जाते हैं, सारे के सारे गोल्डन आर्मर पहने हुए वहाँ पर पहुंचते हैं अपने बड़े बड़े पंछियों के ऊपर। अभी देखने वाले कहते हैं लगता है कि जोसेफ टैग भी यहाँ पर पूरी तैयारी से आया है, उसने अपने गोल्डन गार्ड्स को पहले से यहाँ पर नियुक्त किया था, उन्हें इशारा करने की देर थी और वो सभी लोग यहाँ पर पहुंच आए हैं। अब आगे क्या होने वाला है, क्या जोसेफ टैंक ब्लड वू को हरा पाएगा या नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।